हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स स्कॉलर। माई सेल्फ अनु कुशवाहा। तो टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी फिजिक्स के यूनिट 4 ऑप्टिक्स के लेक्चर नंबर 7 में आप सब लोगों का स्वागत है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपको बता दें कि इसके पहले हमने 3 यूनिट कंप्लीट करा रखा है, मैकेनिक्स, थर्मल फिजिक्स एंड वेव एंड ऑसिलेशन। और उन तीनों यूनिट का सेपरेट प्लेलिस्ट है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। और आज जो हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे वो है फोकल लेंथ फाइंड आउट करने के ये 2 फार्मूले हैं, न्यूटन्स फार्मूला और डिस्प्लेसमेंट मेथड, जिसको हम यूवी मेथड भी बोलते हैं। और उसके बाद प्रिज्म के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। इसके अंदर डिस्पर्सिव पावर, डिस्पर्सन और जो भी फेनोमेना डिस्पर्सन पर बेस्ड हैं वो सारी चीज़ें हम इसके अंतर्गत देखेंगे। और उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है अबेरेशन इन लेंसेस। तो लेंसेस में बहुत टाइप के अबेरेशन होते हैं, जैसे डिस्टॉर्शन होता है, फील्ड कर्वेचर होता है, कोमा होता है, एस्टिग्मेटिज्म होता है, क्रोमैटिक और स्फीरिकल अबेरेशन भी होता है। तो हम सिर्फ और सिर्फ क्रोमैटिक और स्फीरिकल अबेरेशन के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम को बर्बाद किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि फोकल लेंथ फाइंड आउट करने के ये दोनों फार्मूले क्या है। तो फोकल लेंथ फाइंड आउट करने का जो सबसे पहला फार्मूला हमारे पास है वो है न्यूटन्स फार्मूला। न्यूटन्स फार्मूला, इस पर जो न्यूमेरिकल आते हैं बहुत ही आसान होते हैं, सिर्फ फार्मूला भर आपको रिमेंबर रहे बस। तो न्यूटन्स फार्मूला यही कहता है कि अगर ये सपोज आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है, अगर इस लेंस का ये फर्स्ट फोकस है F1 और ये है सेकेंड फोकस F2, और कोई ऑब्जेक्ट F1 से दूर इधर कहीं रखा हुआ है और उसका जो इमेज है वो F2 से दूर इधर कहीं बन रहा है। ठीक है, तो यहां पर रखे ऑब्जेक्ट का अगर यहां पर कोई इमेज बन रहा है, इमेज बनाने के लिए अब आप रे डायग्राम वगैरह बना सकते हैं कि एक पैरेलल रे पास करिएगा जो फोकस से लेकर जाएंगे, और एक रे को आप फोकस से ले जाइए जो कैसे जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो ये दोनों यहां पर जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पर इमेज बन जाएगा। ठीक है, तो अगर ये जो ऑब्जेक्ट आपका है वो फर्स्ट फोकस से x1 डिस्टेंस पर हो, मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम फर्स्ट फोकस F1 इज x1 एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम सेकेंड फोकस F2 इज x2। ठीक है, तो अगर इस टाइप की सिचुएशन है तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फार्मूला आप कह सकते हैं कि F1 इंटू F2 इज इक्वल टू x1 इंटू x2। और ये बाई कॉन्वेक्स लेंस के दोनों साइड से फोकल लेंथ सेम होता है, तो ये आप लिख सकते हैं F1 इंटू F2 को F इंटू F करेंगे तो F स्क्वायर हो सकता है x1 इंटू x2, और यहां से आप लिख सकते हैं F इज इक्वल टू अंडरवुड x1 x2। सपोज कि क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हुआ है कि केस कुछ ऐसा है कि ये जो बाई कॉन्वेक्स लेंस है वो इक्वी कॉन्वेक्स नहीं है, मतलब दोनों साइड का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है या दोनों सरफेसेस का जो फोकल लेंथ होगा वो अगर सेम नहीं है तो आप यहां पर F1 की जगह पर F1 की वैल्यू रखिएगा और F2 की जगह पर F2 की वैल्यू रखिएगा। अगर वो सेम है, क्योंकि सेम ही रहता है मोस्टली, जैसा कि हमने पीछे भी आपको बताया था कि जब भी कॉन्वेक्स लेंस का केस आता है तो मोस्टली R1 और R2 सेम रहते हैं। तो अगर R1 और R2 सेम है तो फिर F1 और F2 भी सेम ही हो जाते हैं, इसलिए कई जगहों पर न्यूटन्स फार्मूला सिर्फ डायरेक्टली आपको ऐसे मिलता है। बट मान लीजिए कि अगर कोई स्पेशली ये कंडीशन बन जाए कि दोनों सरफेसेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो अलग अलग है, दैट मीन्स फोकल लेंथ F1 और F2 दोनों अलग अलग हैं, तो इन जनरल आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं, इसी फार्मूले का नाम है न्यूटन्स फार्मूला। न्यूटन्स फार्मूले की हेल्प से हम इस लेंस का फोकल लेंथ बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। सिर्फ हमको यही पता करना होगा कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो फर्स्ट फोकस से कितनी डिस्टेंस पर है और जो हमारा इमेज है वो सेकंड फोकस से कितनी डिस्टेंस पर है। ठीक है, अच्छा अब इसको आप नोट कर लीजिए। और इसके बाद आप देखिए कि कई बार ऐसा भी होता है कि जो लेंस होता है उस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट या इमेज की डिस्टेंस को मेजर करना थोड़ा मुश्किल होता है। मान लीजिए कि कोई लेंस है जो किसी ट्यूब के अंदर, किसी क्लोज्ड ट्रांसपेरेंट मीडियम के अंदर है वो, तो ऐसे में आप वो लेंस को टच नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसे आप उसका ऑप्टिकल सेंटर डिसाइड करके कैसे आप डिस्टेंस ऑफ U डिस्टेंस ऑफ V निकालेंगे। और अगर आप U और V नहीं निकाल पा रहे हैं तो उसका फोकल लेंथ निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो इस वजह से एक ऐसा भी मेथड आपके पास है जिसकी हेल्प से आप उसका फोकल लेंथ पता कर सकते हैं बिना उस लेंस को टच किए।
उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड या फिर यूवी मेथड। और ऐसा आपने एक एक्सपेरिमेंट भी किया होगा क्लास 12th में। तो ये दूसरा फार्मूला आप देख लीजिए, डिस्प्लेसमेंट मेथड और यूवी मेथड भी इसको बोला जाता है। तो ये मेथड है क्या एक्चुअली, देखिए सपोज कि आपके पास ये एक एक्सिस है और इस एक्सिस पर यहाँ पर एक कोई ऑब्जेक्ट है, सॉरी ये लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, और आपने यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पर ये पिन होता है। जब आप एक्सपेरिमेंट करे होंगे तो आपको पता होगा कि ऑप्टिकल बेंच होता है, उस ऑप्टिकल बेंच पर यहाँ पर एक पिन रखते हैं और एक पिन इधर रखते हैं। इस पिन को, ऑब्जेक्ट वाले पिन को हम ओ डैश बोलेंगे और इस वाले पिन को हम एस डैश बोल रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि इस लेंस की हेल्प से इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा है वो जस्ट इसी पिन के नीचे बन रहा है, इसी पिन के नीचे। तो आप देखिए इसको इमेज बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे जो बिना डेविएट हुए सीधे निकल के जाएगी, और एक रे को आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाएंगे और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे जाती है वो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास होती हुई आगे बढ़ती है, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये दोनों फोकस से पास होती हुई यहाँ पर इस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही। तो आप कह सकते हैं कि ये यहाँ से अगर ये पॉइंट आई, इसको हम इधर से कहें आई, और ये हो गया आई डैश। तो जो ऑब्जेक्ट ओ डैश है उसका इस लेंस की हेल्प से जो इमेज बन रहा है वो है आई डैश, रियल इमेज। और ये जो आई डैश इमेज बन रहा है वो जस्ट इसी पिन एस डैश पिन के नीचे बन रहा है। तो जब भी आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आपको यही कहा जाता है कि ये जो आपका सेकंड पिन है, ये ऑब्जेक्ट पिन कह लीजिए, इसको आप सेकंड पिन कह सकते हैं। ये फर्स्ट पिन है, ये सेकंड पिन है। तो फर्स्ट पिन का जो इमेज बनेगा वो सेकंड पिन के जस्ट नीचे बनना चाहिए और इनके बीच में कोई भी पैरालैक्स नहीं होना चाहिए। पैरालैक्स समझते हैं आप? पैरालैक्स नहीं होने का मतलब ये, इसको हम लंबन बोलते हैं, लंबन नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स ये जो इमेज बनना चाहिए वो इसी पिन एस डैश के जस्ट नीचे होना चाहिए। सपोज कि अगर ये पिन एस डैश है और आपका जो इमेज बना है वो इस पिन के इधर बने या फिर या इधर बने, तो इसका मतलब इसके अंदर पैरालैक्स है। तो पैरालैक्स या लंबन ना रहे, इसका मतलब ये कि आपका ये जो इमेज बना है, रियल इमेज इस ऑब्जेक्ट ओ डैश या पिन ओ डैश का, तो ये रियल इमेज आई डैश इस पिन एस डैश के जस्ट नीचे होना चाहिए। दैट मीन्स कोई पैरालैक्स नहीं होना चाहिए। क्लियर? अच्छा, अब इसके बाद आप क्या करते हैं, इस लेंस को थोड़ा सा खिसकाते हैं और कुछ ऐसा खिसकाते हैं कि सपोज कि एक केस हम यहां पर इमेजिन कर रहे हैं कि आपने इस लेंस को खिसका के यहां पर पहुंचा दिया। तो अगर आप इस लेंस को खिसका के यहां पर पहुंचा देंगे तो क्या होगा, तो ये जो रे है पैरेलल वाली रे, ये ऐसे जाएगी और पैरेलल रे फिर से प्रिंसिपल एक्सिस मतलब फोकस से, इसके फोकस से पास होती हुई ऐसे जाएगी। और एक रे और आप इमेजिन करेंगे यहाँ से एक रे और है जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी और बिना डेविएट हुए ये सीधे निकल जाएगी। तो आप देखिए जरा, ये डॉटेड लाइन ही रहेगा पूरा। क्यों डॉटेड रहेगा? क्योंकि रियल में आपका लेंस अभी पहली फर्स्ट कंडीशन में यहाँ पर है, तो फर्स्ट कंडीशन के लिए हमने सारा कुछ बोल्ड बना दिया है, और सेकंड कंडीशन जहाँ पर लेंस बाद में हम खिसका कर करेंगे वहाँ के लिए हमने सारा कुछ डॉटेड लाइन से दिखा दिया है। और ऐसे इस बार भी जो इमेज बना है, अगर हम इस इमेज का नाम रख दें, ये पॉइंट आई ही है बट इस वाले पॉइंट को हम आई डबल डैश बोल रहे हैं, तो इस बार भी जो इमेज बना है वो पिन एस डैश के जस्ट नीचे बनता है। यानी इस बार भी आपको सारी वही कंडीशन को फॉलो करना है जो आपने पहले कंडीशन में, पहले सिचुएशन के लिए देखा था। ठीक, तो ये पूरा सिचुएशन है। आप एक बार इसको समराइज कर लीजिए कि इसमें क्या हुआ। लेंस दो नहीं है, पहली बात आपको ध्यान होना चाहिए कि लेंस एक ही है, और ये जो कॉन्वेक्स लेंस है इसके सामने एक पिन है ओ डैश, और इस लेंस की हेल्प से इसका एक रियल इमेज आई डैश बन रहा था जो पिन एस डैश के जस्ट नीचे था। दैट मीन्स नो पैरालैक्स बिटवीन द पिन एस डैश एंड इमेज आई डैश। उसके बाद हमने इस लेंस को थोड़ा सा इधर मूव किया है, और मूव करने के बाद हमको एक और ऐसी सिचुएशन मिली जिसके केस में इस पिन ओ डैश का इमेज इस पिन एस डैश के जस्ट नीचे बनेगा। बट वो अलग बात है कि साइज इस बार अलग है, साइज इस बार पहले से अलग है। पहले जो इस लेंस से इमेज बना था वो आई डैश बड़ा था, लेकिन अभी इस कंडीशन में जो इमेज बना है आई डबल डैश वो पहले वाले इमेज से छोटा है, बट पोजीशन वही है, पिन एस डैश के नीचे ही बना है। ठीक है,
तो ऐसे कंडीशन में हमारे पास एक फार्मूला होता है इस पिन के इस लेंस के फोकल लेंथ के लिए, दैट इज एफ इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपान 4a। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। इसमें d क्या है, तो d है इस लेंस की दो अलग अलग कंडीशन के बीच का सेपरेशन या डिस्टेंस, ठीक है। और ये तभी पॉसिबल होगा, ये जो हम सारे सिचुएशन आपको बता रहे हैं, ये तभी पॉसिबल होगा व्हेन d, यानी आप ये फार्मूला तभी यूज करेंगे जब ये d क्या होना चाहिए, ये कंडीशन है इसके लिए 4f से ज़्यादा होना चाहिए। तो ऐसा भी हो सकता है कि एग्जाम में इसके ऊपर न्यूमेरिकल ना पूछ के आपसे यही पूछ लें कि यूवी मेथड में जो डिस्टेंस बिटवीन दी लेंसेस होता है, दो अलग अलग सिचुएशन के लिए जो डिस्टेंस होता है वो फोकल लेंथ से कितना ज़्यादा या कम होता है, फोकल लेंथ और उसमें रिलेशन बताइए। तो ये जो डी होना चाहिए इनके बीच का सेपरेशन, वो इस लेंस की फोकल लेंथ के 4 गुने से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो डी मस्ट बी ग्रेटर देन 4f यूवी मेथड में, और f इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपान 4a। तो d आप समझ ही गए कि लेंसेज के बीच का सेपरेशन है, लेकिन a क्या है, तो यहाँ जो a है वो इस दोनों पिन o डैश और s डैश के बीच का सेपरेशन है। तो आप चाहे तो यहाँ पर इस तरीके से दिखा सकते हैं, a पिन s डैश और पिन o डैश के बीच का सेपरेशन है ये, ठीक है। तो a और d अगर आपको पता है, ये पिनों के बीच की दूरी है, पिनों के बीच की दूरी, और d है लेंसों के बीच की दूरी। लेंसों का मतलब लेंस एक ही है, बस सिचुएशन अलग अलग है, लेंसों के बीच की दूरी, ठीक है। तो शॉर्ट में लिखने के लिए हमने ये नहीं लिखा है कि लेंस की दो अलग अलग स्थितियों के बीच की दूरी, आप इसको समझिएगा कि लेंसेस के दो अलग अलग पोजीशन है, उनके बीच का ये सेपरेशन है। तो ये दो फार्मूले हैं, आप ये फार्मूला सीधे सीधे याद रखिए। इस फार्मूले पर बेस्ड न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं और आपको कुछ करना नहीं है, वैल्यू पुट कर देना है, सॉल्व कर देना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पहला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग इंटर करने जा रहे हैं प्रिज्म के अंदर। तो प्रिज्म के डिफिनीशन की अगर हम बात करें तो प्रिज्म की डिफिनीशन होती है, इट इज अ ट्रांसपेरेंट होमोजेनियस मीडियम बाउंडेड बाई 2 प्लेन सर्फेसेस, ध्यान रखिएगा, बाउंडेड बाई 2 प्लेन सर्फेसेस इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल। मान लीजिए कि अगर हम इस लास्ट वाली लाइन को इग्नोर करें तो सिर्फ इसके ऊपर का आप देखिए क्या लिखा हुआ है कि प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट होमोजेनियस मीडियम बाउंडेड बाई 2 प्लेन सर्फेसेस। तो अगर हम 2 प्लेन सर्फेसेस की बात करें तो 2 प्लेन सर्फेसेस के बीच में ये भी तो बाउंडेड है, ये एक सरफेस है, एक सरफेस ये है, बट इसको हम प्रिज्म नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि इनके बीच कोई एंगल नहीं है, इनके बीच का एंगल 0 है, ये बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल है। तो जब 2 पैरेलल सरफेसेस एक दूसरे के प्लेन सरफेसेस कैसे होने चाहिए, एक दूसरे से किसी एंगल पर इंक्लाइंड हो और उनके बीच में कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंड हो रहा हो, तो उसको हम प्रिज्म बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि 2 प्लेन सरफेसेस के बीच में ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड है और इनके बीच का कुछ एंगल भी है, तो इसलिए ये क्या है, प्रिज्म है, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है कि ग्लास प्लेट और प्रिज्म में क्या डिफरेंस होता है। हाँ, एक चीज़ और आप लोग बताएंगे कमेंट करके, ये जो ग्लास प्लेट होता है, इस ग्लास प्लेट का फोकल लेंथ कितना होगा, ग्लास प्लेट का फोकल लेंथ कितना होता है और इसका पावर कितना होता है, ये एक सवाल हम आप लोगों को दे रहे हैं, ठीक है। जिस तरीके से आपने प्लेन मिरर के बारे में सोचा था, कुछ वैसा ही आपको सोचना कि ग्लास प्लेट के फोकल लेंथ और पावर की वैल्यू कितनी होती है। खैर, हम प्रिज्म की अगर बात करें तो प्रिज्म की डिफिनीशन तो आपने देख लिया, डिफिनीशन तो कोई आपसे पूछेगा नहीं, बट आपको जानना है, समझना है। यहां पर देखिए, ये जो प्रिज्म बना हुआ है, इसका जो फ्रंट पार्ट है, ये जो फ्रंट पार्ट दिख रहा है आपको, ये जो 3 साइड के रूप में दिख रहे हैं, जबकि ये सरफेसेस है, पूरा एक सरफेस है ना। तो ये जो सामने का सरफेस है, इसको आप ट्रायंगल के 3 साइड की हेल्प से एक्सप्रेस कर सकते हैं, जबकि रियल में ये पूरा प्रिज्म ऐसे है। यानी कि नीचे देखिए एक रेक्टेंगुलर सरफेस दिख रहा होगा आपको, रेक्टेंगुलर सरफेस, सामने एक ट्रायंगुलर सरफेस है, साइड बाय साइड अगर देखेंगे तो ये भी रेक्टेंगुलर सरफेस होगा, 2 रेक्टेंगुलर सरफेस हो गए, ठीक है। साइड बाय साइड 2 रेक्टेंगुलर सरफेस, एक बेस हो गया, और ये जो ट्रायंगुलर सरफेस है, इसके जस्ट पीछे भी एक ट्रायंगुलर सरफेस होगा। तो आप कह सकते हैं कि 3 रेक्टेंगुलर सरफेस होता है प्लस 1, 2 और नीचे का 3, सामने और एकदम पीछे का 2 ट्रायंगुलर सरफेस होता है, और ये पूरा मिला के कितने सरफेस हो गए, 5 सरफेस हो गए,
तो प्रिज्म में टोटल 5 सरफेस होते हैं, जिसमें 3 सरफेस बेस, जो एकदम बेस है जिसके ऊपर ये रखा हुआ है वो, ये साइड का सरफेस और ये साइड का सरफेस, ये रेक्टेंगुलर सरफेस है, और सामने का और एकदम पीछे का जो सरफेस है वो ट्रायंगुलर है। तो 3 रेक्टेंगुलर 2 ट्रायंगुलर, कुल मिला के 5 सरफेसेस इसके अंदर होते हैं। और ये जो फ्रंट का पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं, जैसे अगर हम सिर्फ इतना दिखाएं आपको, इतना सिर्फ दिखाएं, जबकि रियल में इधर सरफेस है, इधर सरफेस है, पीछे भी सरफेस है, लेकिन हम सिर्फ ऐसे साइड बाई साइड दिखाएं तो इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्रॉस सेक्शन। और अगर आपको प्रिज्म की स्टडी करनी है तो प्रिंसिपल क्रॉस सेक्शन से ही सारी चीज़ों को आप स्टडी कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल क्रॉस सेक्शन ऑफ द प्रिज्म, प्रिंसिपल क्रॉस सेक्शन ऑफ प्रिज्म। तो ये मान लीजिए आपके पास एक प्रिज्म का प्रिंसिपल क्रॉस सेक्शन हो गया, और इसमें अगर इसको हम बोले पॉइंट ए, इसको पॉइंट बी और इसको पॉइंट सी, तो यहां पर ऊपर ये जो वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स पर जो एंगल बन रहा है इन दोनों साइड के बीच में, ये 2 साइड दिख रहे हैं, इन दोनों साइड के बीच में यहां वर्टेक्स पर जो एंगल बनता है उस एंगल को हम कैपिटल ए से एक्सप्रेस करते हैं, और इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। इसी को प्रिज्म एंगल भी बोल देते हैं शॉर्ट में, एंगल ऑफ प्रिज्म। और ये साइड जो कि इस सरफेस और इस सरफेस को एक्सप्रेस कर रहे हैं, इन्हीं दोनों सरफेसेस से रिफ्रैक्शन की फेनोमेना होती है। जैसे आप इसके ऊपर जब लाइट इंसिडेंट करेंगे इस सरफेस के ऊपर, तो एक बार यहां पर रिफ्रैक्शन होगा, फिर उसके बाद अंदर जब लाइट जिधर भी जानी होगी वो एकदम स्ट्रेट अप जाएगी, लेकिन जब बाहर यहां से इस सरफेस से बाहर निकलेगी तो फिर से एक बार उसका रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि डेंसर टू रेयर जा रही होगी। तो 2 बार इस प्रिज्म में रिफ्रैक्शन होता है, एक बार इस सरफेस से, एक बार इस सरफेस से। इसीलिए इन दोनों सरफेसेस को हम क्या बोलते हैं, इन दोनों सरफेसेस को AB और BC, सॉरी AB और AC जो सरफेसेस हैं, AB और AC जो सरफेस हैं, इनको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। ठीक है, तो आप ध्यान रखें, एंगल ऑफ प्रिज्म ये है प्रिंसिपल क्रॉस सेक्शन, और ये जो सरफेसेस जिससे रिफ्रैक्शन होता है उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस। और जिस सरफेस के ऊपर आपका प्रिज्म टिका हुआ है, थोड़ा खुरदुरा होता है, थोड़ा रफ होता है, उसको हम बोलते हैं प्रिज्म का बेस। ये पूरा बेस यहाँ पर रेक्टेंगुलर बेस है इसका, तो आप चाहे तो ये कह सकते हैं BC जो है उस BC को आप बेस बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये है रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये है बेस, और ये एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म। और ये पूरा क्या है, ये पूरा है प्रिज्म का प्रिंसिपल क्रॉस सेक्शन। टोटल नंबर ऑफ सरफेस कितने होते हैं प्रिज्म में? 5 होते हैं। क्लियर है? अच्छा, इसको आप नोट कर लीजिए। अभी हम लोग ये देखेंगे कि प्रिज्म के ऊपर जब लाइट इंसिडेंट करते हैं तो किस तरीके से ये उस लाइट का रिफ्रैक्शन करती है। क्योंकि ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो आपने पढ़ा है कि लाइट जब भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो वो अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाती है। इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है कि रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म ये कैसे होता है और उसका क्या कंक्लूजन निकलता है। तो ये डायग्राम जो हमने यहां पर प्रिज्म का बनाया था, ये आपको नहीं बनाने की जरूरत पड़ेगी, सिर्फ प्रिंसिपल क्रॉस सेक्शन से ही हम स्टडी कर सकते हैं। तो रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, प्रिज्म से रिफ्रैक्शन। तो देखिए ये है आपका प्रिज्म, ये उसका बेस, ये दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस A, B एंड C। सपोज कि आप सरफेस रिफ्रैक्टिंग सरफेस AB के ऊपर ऐसे कोई लाइट इंसिडेंट करते हैं, तो लाइट जो इंसिडेंट करेंगे वो इंसिडेंट रे, और जिस पॉइंट पर जाके गिरेगा वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और इस सरफेस पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के जो परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे उस लाइन को हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल। तो इसको हम कह रहे हैं नॉर्मल नंबर 1। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होगा उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, उसको हम I से एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है यहां तक? अब जरा आप एक चीज देखिए कि ये जो रे इंसिडेंट हो रही है, वैसे तो इसको जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन ये ऐसे जा नहीं पाएगी, क्योंकि ये आगे इस सरफेस के इस पॉइंट पर जैसे ये लाइट आके गिर रही है वैसे ही ये पूरा प्रिज्म है, और प्रिज्म का जो मीडियम है वो बाहर वाले मीडियम से की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से अलग है ना। तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बाहर वाले मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से अलग है,
तो जब ये लाइट इस मीडियम से इस मीडियम में जाएगी तो अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट होगी। और रेयरर टू डेंसर, एयर या वैक्यूम से ये लाइट जा रही है, तो रेयरर टू डेंसर जाने के बाद लाइट अपने नॉर्मल की ओर बेंड हो जाती है ना। रेयरर टू डेंसर जाने पर नॉर्मल की ओर बेंड हो जाती है, तो ये इस पाथ पर न जाके इस नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी और कुछ इस तरीके से बेंड होगी नीचे की तरफ और ऐसे अब सीधे आगे निकलेगी। ठीक है, यानी यहां से एक बार सिर्फ बेंड होगी, उसके बाद बेंड होने के बाद जो भी रास्ता इसको मिलेगा उस रास्ते पर यहां तक तो एकदम बिना किसी डिस्टरबेंस के जाएगी, क्योंकि अब इसके अंदर जब एक बार वो प्रवेश कर गई तो ये मीडियम कैसा है, होमोजीनियस मीडियम है। और अगर होमोजीनियस है तो कोई दिक्कत नहीं है यहां पर। ठीक है, यहां पर एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि अगर ये प्रिज्म आपका ऐसा है कि जिसके तीनों यहां पर एंगल्स जो हैं वो इक्वल हैं, तीनों एंगल इक्वल होने का मतलब तीनों साइड अगर सेम है, ठीक है, सेम साइड वाले ट्रायंगल की तरह अगर ये दिख रहा है, तो ये जो लाइन आपको दिखती है वो इस बेस के बिल्कुल पैरेलल होती है। ठीक है, लेकिन ये भी ध्यान रहे कि ये तभी, केवल तभी ये बात लागू है जब ये तीनों एंगल या तीनों साइड इक्वल होंगे तब। हर केस में ये जो रिफ्रैक्टिंग रे है वो इस बेस के पैरेलल हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, अब यहां पर देखिए फिर से ये पॉइंट पर ये लाइट पहुंचेगी, ये सरफेस का नॉर्मल, हम इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर अगर एक नॉर्मल ड्रॉ करें तो सरफेस के परपेंडिकुलर इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से पास होने वाली लाइन कुछ इस तरीके से होगी। और आप देखिए कि ये इसका अब पाथ ऐसा होना चाहिए, लेकिन अभी भी ऐसे नहीं जा सकती क्योंकि डेंसर टू रेयर जा रही है, और डेंसर टू रेयर जाएगी तो किधर जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाएगी। और नॉर्मल है कहाँ पर, यहाँ पर, ये नॉर्मल है ये, और ये इसका जाने का रास्ता था, तो ऐसे न जाके नॉर्मल से और दूर हो जाएगी, दैट मीन्स ऐसे जाएगी। तो कुल मिला के कंक्लूजन यहां पर यही निकला कि प्रिज्म के इन दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस पर रिफ्रैक्शन के बाद जो रे प्रिज्म से बाहर निकलती है, जिसको हम बोलेंगे इमर्जेंट रे, इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे और ये है आपका इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। आप देखिए कि इंसिडेंट रे का कुछ डायरेक्शन ऐसा था, लेकिन जो इमर्जेंट रे बाहर निकली है वो कुछ ऐसे निकली है। तो इमर्जेंट रे का जो डायरेक्शन अगर हम उसको पीछे की तरफ बढ़ाएं और इंसिडेंट रे को हमने पहले ही बढ़ाया था आगे की तरफ, ये जहां पर एक दूसरे को काटेंगे, जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे, इन दोनों लाइनों के बीच में यहां कुछ एंगल बन रहा है, और ये जो एंगल बन रहा है इसको हम डेल्टा से एक्सप्रेस करते हैं, या उसको डी से भी एक्सप्रेस करते हैं, डेल्टा से या कैपिटल डी से, जिसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब कि जो लाइट रे इस प्रिज्म के ऊपर इंसिडेंट हो रही थी वो कितने एंगल से डेविएट हो गई। ठीक है, तो ऐसे लाइट जा रही थी बट वो डेविएट होके ऐसे बाहर निकल रही है, इसका मतलब इतने एंगल से वो अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो गई। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो किसके किसके बीच का एंगल है, तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे का जो डायरेक्शन है उसके बीच का एंगल होता है एंगल ऑफ डेविएशन। इसको डेल्टा से या फिर कैपिटल डी से एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, अच्छा, और एक बात यहां पर जो कंक्लूजन निकला वो क्या, कि प्रिज्म के ऊपर जो लाइट इंसिडेंट होती है जब वो फाइनली बाहर निकलती है तो वो उस प्रिज्म के बेस की ओर बेंड हो जाती है। ये प्रिज्म का काम है। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि इमर्जेंट रे बेंड्स टुवर्ड्स द बेस ऑफ द प्रिज्म, बेस ऑफ द प्रिज्म। ये प्रिज्म की खास बात है कि जो भी इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट होती है उस लाइट को ये अपने बेस की ओर बेंड कर देता है। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन आपने देख लिया कि इसके रिफ्रैक्शन का ये नतीजा होता है। रिफ्रैक्शन में यहाँ पर ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट हुआ, और ये देखिए रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल फिर से, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इसको आप आर बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि जो लाइट का पाथ होता है वो रिवर्सिबिलिटी के प्रिंसिपल को फॉलो करता है। अगर मल्टीपल रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद कोई यहाँ से चलने वाली लाइट यहाँ पर पहुँची है, तो अगर हम इसको उल्टा कर दें, यहाँ पर हम अपने सोर्स को रख दें, जो लाइट जहाँ से निकल रही है वो यहाँ ला कर रख दें, तो सेम पाथ को फॉलो करते हुए ये लाइट यहाँ से बाहर निकलेगी।
तो जब ये इंसिडेंट रे बनेगा तो फिर ये इमर्जेंट रे बन जाएगा। और अगर ये इंसिडेंट रे बना तो इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल कहाँ गया, ये नॉर्मल है आपका इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल, इसके बीच का एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंट, और इसको आई डैश बोल सकते हैं। और ये आपका रिफ्रैक्ट, अगर ये इंसिडेंट रे है तो ये रिफ्रैक्टेड रे है, तो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल इनके बीच का एंगल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको हम आर डैश बोल सकते हैं। ठीक है, तो इधर से लाइट को इंसिडेंट करेंगे तो ये आई और ये आर, और इधर से अगर आप देखेंगे इस तरफ से ऑब्जर्व करेंगे तो इसको आप आई डैश बोलेंगे और इसको आर डैश बोलेंगे। और इनका कुछ रिलेशन होता है यहाँ वाले एंगल प्रिज्म एंगल से, वो रिलेशन आप नोट कर सकते हैं कि आई प्लस आई डैश इज इक्वल टू ए, ये रिलेशन होता है आई प्लस आई डैश, यहाँ वाला एंगल आई और यहाँ वाला एंगल आई डैश इस ए के इक्वल होता है। और दूसरा सॉरी आई प्लस आई डैश नहीं, यहाँ बल्कि आर प्लस आर डैश, पहले आप इसको लिखिए। और दूसरा है आई प्लस आई डैश इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा, डेल्टा मतलब एंगल ऑफ डेविएशन। ये हुआ कंडीशन नंबर 2। तो इन जनरल किसी भी प्रिज्म के लिए ये कंडीशन होल्ड करता है कि आर प्लस आर डैश इक्वल टू ए और आई प्लस आई डैश इज इक्वल टू ए प्लस डेल या डेल्टा। लेकिन यहां पर एक कंडीशन है, अगर आप ये कह रहे हैं कि ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो मिनिमम जब होगा, जब एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होगा तो ऐसे कंडीशन में ए और आर के बीच का रिलेशन क्या होगा और आई और ए के बीच का रिलेशन क्या होगा मिनिमम डेविएशन के लिए। तो मिनिमम डेविएशन के लिए एक कंडीशन होता है, एक ग्राफ आप समझिए, वो ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है और उस ग्राफ को हम बोलते हैं आई डेल्टा कर्व। आई डेल्टा कर्व क्या होता है? आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, डेल्टा मतलब कि ये एंगल ऑफ डेविएशन। तो प्रिज्म के ऊपर जो लाइट हम इंसिडेंट कर रहे हैं वो इंसिडेंट, ये जो रे है यहाँ से जा रही है तो ये है एंगल ऑफ इंसिडेंट, और अगर इस रे को और नीचे कर दें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और ज़्यादा हो जाएगा, और नीचे से कर दें और ज़्यादा हो जाएगा। दैट मीन्स अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंट को लगातार बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं तो आप देखेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंट के बढ़ाने पर ये जो डेविएशन एंगल है वो घटता है। एंगल ऑफ इंसिडेंट के बढ़ाने पर आई की वैल्यू, ध्यान रखिए कि आई की वैल्यू जब हम बढ़ाते हैं तो डेल्टा की वैल्यू घटती है। आई आप बढ़ाते जाइए डेल्टा की वैल्यू घटती जाएगी। लेकिन आपको पता है ना, किसी का कहते हैं किसी को इतना ना हंसाई, मतलब गुदगुदाइए कि उसको हंसी आना ही बंद हो जाए। मतलब किसी का इतना शोषण नहीं करना चाहिए कि आपके शोषण का उसके ऊपर असर ही ना पड़े। जैसे आप जानते हैं कि हमारे देश में जब अंग्रेज़ों का मतलब प्रभुत्व हो गया था तो उन लोगों ने क्या किया था, मतलब अत्याचार पर अत्याचार बढ़ाते गए, लोग बर्दाश्त करते गए। लेकिन एक ऐसा क्रिटिकल, कह सकते हैं क्रिटिकल कंडीशन आया, एक ऐसी स्थिति आई कि लोगों ने विद्रोह कर दिया। उसके बाद उनके अंदर से डर खत्म हो गया। तो बिल्कुल वही चीज़ है कि जब आप एंगल ऑफ इंसिडेंट यहाँ पर बढ़ाते जाएंगे तो एंगल ऑफ डेविएशन घटता जाएगा। लेकिन कब तक? तो एक दायरे के बाद अब आप एंगल ऑफ इंसिडेंट चाहे जितना बढ़ाइए, डेविएशन एंगल अब नहीं घटेगा बल्कि अब ये बढ़ने लगता है। ठीक है, तो अगर हम इसके आई और डेल्टा के बीच में ग्राफ खींचे तो उस ग्राफ से आप बता सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर किस तरह से वैरी हो रही हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जब आप बढ़ाते हैं तो ये जो डेविएशन एंगल डेल्टा है वो घटता जाता है और ग्राफ कुछ ऐसा मिलता है। आप देखिए कि ये बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, तो ग्राफ कुछ ऐसा मिल रहा है इस तरह से। हर एक पॉइंट पर आप देखेंगे, इसको नीचे ले जाएंगे तो आपको आई की अलग अलग वैल्यू मिलेगी और लगातार आई की वैल्यू क्या हो रही है, इधर बढ़ रही है। लेकिन ये ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, तो नीचे की तरफ आ रहा है तो यहाँ डेल्टा ज़्यादा था, यहाँ डेल्टा और कम हुआ, यहाँ और कम हुआ, यहाँ और कम हुआ और यहाँ सबसे कम हुआ। तो जब डेल्टा की वैल्यू सबसे कम हो जाती है जिस कंडीशन में, उसके बाद अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंट को और बढ़ाते हैं तो अब ये ग्राफ और नीचे नहीं आता बल्कि ये फिर से ऐसे ऊपर बढ़ जाता है। यानी कि इसी केस में, इसी पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए जो डेविएशन एंगल था, जो डेविएशन एंगल इस एक्सिस पर दिखा रहे हैं वो मिनिमम है, जिसको हम डेल एम से एक्सप्रेस करते हैं, डेल एम से। और इस डेल एम को क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन।
और जब एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम हो जाता है तो ऐसी सिचुएशन में देखा गया कि ये कब मिनिमम होता है, तो यहां पर ये कंडीशन आपको मिल गया, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन का कंडीशन ये मिला कि ऐसे केस में आई और आई डैश आपस में इक्वल हैं और आर डैश भी आपस में इक्वल है। तो प्रिज्म के अंदर जो ये जो डेविएशन एंगल है वो जब मिनिमम होता है तो ऐसे सिचुएशन में, या वो कब मिनिमम होता है, तो जब ये आई और आई डैश दोनों इक्वल हो जाए और आर डैश इक्वल हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में ये जो डेल्टा है वो डेल्टा एम बन जाता है, यानी कि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन बन जाता है। तो जब आई इक्वल टू आई डैश और आर इक्वल टू आर डैश हो तो जो डेल्टा है वो क्या बन जाता है, डेल्टा एम बन जाता है। तो ऐसे कंडीशन में आप देखिए इस फार्मूले को कैसे लिखेंगे, मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में आर और आर डैश अगर दोनों सेम हो गए तो आर डैश की जगह पर आर लिखेंगे तो आर प्लस आर, टू आर इक्वल टू ए, तो आर इक्वल टू आ जाएगा ए बाई 2। एक कंडीशन ये बन गया। और यहां से क्या कंडीशन बनेगा, आई और आई डैश भी सेम हो जाएंगे मिनिमम डेविएशन के लिए, तो यहां पर आई प्लस आई मतलब 2i लिखेंगे, तो 2i इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा, और डेल्टा की जगह पर आप क्या लिखेंगे, डेल्टा एम, क्योंकि मिनिमम डेविएशन के लिए हम ये लिख रहे हैं। जनरल केस में ऐसा रिलेशन होता है, बट मिनिमम डेविएशन के केस में हम ये लिख रहे हैं। तो i इक्वल टू आ जाएगा a प्लस डेल एम बाई 2, और ये हुआ केस नंबर 2। तो कई बार आपसे जब न्यूमेरिकल पूछा जाता है तो आपको प्रिज्म एंगल दिया जाता है और एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन दिया जाता है और आपसे एंगल ऑफ इंसिडेंट पूछा जाता है। तो सिर्फ इतना ही करना है, i इक्वल टू a प्लस डेल एम बाई 2। और अगर आपको प्रिज्म एंगल दे करके एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पूछे तो r इक्वल टू a बाई 2। और यहीं पर i और r की जो वैल्यू आपने पाई मिनिमम डेविएशन के केस में, i और r का जो एक्सप्रेशन आपको मिला, ये ग्राफ को क्या बोलते हैं, आई डेल्टा कर्व। तो ये जो एक्सप्रेशन i और r का मिला, अगर हम इसी में स्नेल का लॉ यूज करें अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, तो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग आपको पता है कि किसी भी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर। और i और r के लिए जो एक्सप्रेशन आपको मिला है, अगर इन दोनों को यहां पर रख दें तो एक फार्मूला आपको मिल जाएगा प्रिज्म के लिए, और इस फार्मूले को हम यहां लिख देते हैं। तो क्या आ जाएगा, म्यू इज इक्वल टू, अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए म्यू के अलावा n भी यूज होता है, तो अगर कभी गलती से हम n लिख दें तो आप समझिएगा, म्यू इज इक्वल टू साइन, और i की जगह पर लिखेंगे a प्लस डेल एम बाई 2 और डिवाइडेड बाई साइन a बाई 2। ये है आपका प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए एक्सप्रेशन। इसको हम प्रिज्म फार्मूला भी बोलते हैं, प्रिज्म इक्वेशन भी बोलते हैं। म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 अपान साइन ए बाई 2। अब ध्यान दीजिए कि ये स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग ही लिखा गया है। तो अगर अब आपको ये चीज़ यहाँ से याद नहीं हो रही है तो यहाँ से याद कर लीजिए आप इस फार्मूले को, और साइन आई अपान साइन आर टाइप का एक्सप्रेशन है, तो यानी ये पूरा टर्म आई की जगह पर लिखा हुआ है और ये वाला जो टर्म ए बाई 2 है वो आर की जगह पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ए डेल्टा एम के साथ क्या रिलेशन होगा वो तो याद ही करना है, बट ये भी कई बार पूछ दिया जाता है आई के साथ रिलेशन, तो यही पूरा आई है और यही पूरा आर है। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए प्रिज्म में आपने क्या क्या समझ लिया कि प्रिज्म के ऊपर जब लाइट इंसिडेंट करते हैं तो रिफ्रैक्शन के बाद वो हमेशा उसके बेस की ओर बेंड हो जाती है। और दूसरी चीज़ आपने ये देखी कि ये जो डेविएशन एंगल होता है उस डेविएशन एंगल और प्रिज्म एंगल का आई और आर के साथ क्या रिलेशन होता है। तो इन जनरल आर प्लस आर डैश इक्वल टू ए और आई प्लस आई डैश इक्वल टू ए प्लस डेल। ये डेविएशन एंगल मिनिमम कब होता है, तो जब आई इक्वल टू आई डैश और आर इक्वल टू आर डैश हो जाए, तो ये डेल्टा एम बन जाता है। तो अगर हम इस कंडीशन को इसमें अप्लाई करें तो हमको मिल जाएगा आर इक्वल टू ए बाई 2 और आई इक्वल टू ए प्लस डेल एम बाई 2। आई और आर की ये वैल्यू स्नेल्स लॉ का जो फार्मूला होता है रिफ्रैक्शन का, उसमें अगर हम रख दें तो इस प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको मिल जाएगा साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 अपान साइन ए बाई 2, यानी कि हमको प्रिज्म फार्मूला मिल जाएगा। इसको बोलते हैं प्रिज्म फार्मूला। ठीक है, ध्यान रहे कि ये जो फार्मूले की हम बात कर रहे हैं ये इन जनरल, अगर प्रिज्म के साथ कोई ये नहीं लिखा हुआ कि प्रिज्म पतला है या मोटा है, ऐसा कुछ भी नहीं बोला जा रहा है, तब आप ये फार्मूले को यूज करिए। लेकिन अगर प्रिज्म के साथ ये वर्ड जुड़ जाए कि वो प्रिज्म पतला है, थिन है, तो थिन प्रिज्म के लिए थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे इस इक्वेशन को। हम इसको हटा रहे हैं यहां से।
फॉर थिन प्रिज्म ये फार्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता है, इन जनरल ऐसे यूज होगा, फॉर थिन प्रिज्म। थिन प्रिज्म का मतलब कि बहुत ही पतला प्रिज्म, और पतला प्रिज्म होने का मतलब ये कि ये जो एंगल ऑफ प्रिज्म है वो 5 डिग्री या उससे कम हो जाता है। ये एंगल ऑफ प्रिज्म जब 5 डिग्री या उससे कम हो जाता है तो ऐसे प्रिज्म को हम थिन प्रिज्म की कैटेगरी में रखते हैं। और जब ये ए की वैल्यू 5 डिग्री या उससे कम हो जाती है तो जो डेविएशन एंगल है वो भी चेंज हो जाता है, और यहां से साइन के साथ ये टर्म लिखा हुआ है, साइन के साथ ये भी टर्म लिखा हुआ है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल, व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल का मतलब यही है, यही लगभग है वो रेंज कि 5 डिग्री या उससे कम का जब रेंज हो जाता है थीटा की वैल्यू, तो साइन थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा और टेन थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। ये कंडीशन आपको याद होना चाहिए। तो ऑप्टिक्स में या फिर और भी कई जगहों पर हम ये कंडीशन को यूज करते हैं डेरिवेशन के दौरान। फिलहाल तो आपको बहुत ज़्यादा इससे दिक्कत नहीं अभी आनी चाहिए, क्योंकि प्री के एग्ज़ाम में आपको लिखना तो है नहीं, बट जब डेरिवेशन आपको करना पड़ेगा, यानी कि जब आप मेंस में जाएंगे तो मेंस में जब आपको डेरिवेशन करना होगा तो डेरिवेशन के दौरान कई जगहों पर आपको ऑप्टिक्स में इसका यूज करना पड़ेगा। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखें कि जब भी थीटा 5 डिग्री या उससे कम होता है तो साइन थीटा थीटा के इक्वल और टेन थीटा भी थीटा के इक्वल हो जाता है। तो ये जो साइन है उसके अंदर का ये पूरा थीटा है, यहाँ पर भी साइन के अंदर का ये पूरा थीटा है। तो जब ये एंगल 5 डिग्री या उससे कम की कंडीशन में आ रहे हों तो साइन थीटा की जगह पर हम सिर्फ थीटा लिख सकते हैं, साइन को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है ना। साइन थीटा थीटा के इक्वल हो जाता है, साइन का कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब साइन 2 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो 2 डिग्री के आसपास की कोई वैल्यू होगी, साइन 3 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो 3 के आसपास की कोई वैल्यू होगी। 5 डिग्री से कम के केस में ऐसा लागू होता है। तो अगर हम ये कंडीशन वहाँ पर यूज करते हैं तो हमको रिजल्ट क्या मिलेगा, ये हटा देंगे, ये हटा देंगे, तो जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा, यानी हम ये लिख सकते हैं कि साइन ए प्लस, यही कंडीशन यूज करते हुए साइन ए प्लस डेल एम बाई टू इज इक्वल टू ए प्लस डेल एम बाई टू, और साइन ए बाई टू किसके इक्वल, ए बाई टू के इक्वल, है ना। एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता है बट अप्रॉक्सीमेटली होता है, तो उसी को हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो जब आप इसको अप्लाई करेंगे प्रिज्म के फार्मूले में, वहाँ पर क्या आ जाएगा, म्यू इज इक्वल टू, दोनों जगहों से साइन हटा देंगे तो सिर्फ लिखेंगे ए प्लस डेल एम बाई टू डिवाइडेड बाई ए बाई टू। इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो म्यू ए इज इक्वल टू ए प्लस डेल एम, ए को इधर ले जाएंगे तो म्यू ए माइनस ए इज इक्वल टू डेल एम, और ए को कॉमन ले लेंगे तो डेल एम इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो थिन प्रिज्म के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, प्रिज्म एंगल और एंगल ऑफ डेविएशन के लिए ये एक्सप्रेशन यूज करना है, और नॉर्मल इन जनरल जो प्रिज्म है उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंगल ऑफ डेविएशन, मिनिमम डेविएशन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए आपको ये एक्सप्रेशन यूज करना है। तो आप यहाँ से देखिए चाहे आप यहाँ से देखिए, आपको साफ साफ पता चल रहा है कि जो डेविएशन होता है, डेविएशन एंगल, वो किसके लिए ज़्यादा होगा और किसके लिए कम होगा। तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि डेविएशन एंगल, पहली बात तो सिर्फ 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है, उस मटेरियल के ऊपर जिसका ये प्रिज्म बना हुआ है, दैट मीन्स उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर, और दूसरा एंगल ऑफ प्रिज्म के ऊपर, यानी जो लाइट आपने यहाँ पर ऐसे इंसिडेंट किया है वो कितना बेंड होगी, कितना डेविएट होगी, वो डेविएशन सिर्फ 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है, इसके मटेरियल पर और इसके प्रिज्म एंगल पर। किसी भी तीसरी चीज़ पर वो डिपेंड नहीं करता है। तो एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या ये डेविएशन एंगल ऑफ इंसिडेंट आई पर डिपेंड करता है। तो डेविएशन एंगल जो होता है वो आई के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ इसके मटेरियल पर डिपेंड करता है और इसके प्रिज्म एंगल पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आप नोट करें जल्दी से। अब अगला पॉइंट हम लोग देख रहे हैं कि डिस्पर्सन क्या होता है। तो डिस्पर्सन यानी कि वर्ण विक्षेपण हिंदी में बोलते हैं। तो जब प्रिज्म के ऊपर हम एक वाइट लाइट इंसिडेंट करें, सपोज ये हमने वाइट लाइट इंसिडेंट किया, वाइट लाइट का मतलब आप इसको सनलाइट भी बोल सकते हैं। सनलाइट का मतलब कि कॉम्बिनेशन ऑफ 7 वेवलेंथ कर सकते हैं। तो जब प्रिज्म के ऊपर हम इस वाइट लाइट को इंसिडेंट करते हैं तो होता क्या है
कि इस व्हाइट लाइट के जो 7 कलर्स होते हैं वो इस प्रिज्म से बाहर निकलने के बाद, देखिए हमने लाइट इस डायरेक्शन में इंसिडेंट किया था, लेकिन यहाँ पर एक्चुअली होता कुछ और है, और यहाँ पर हमको अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग कलर्स मिलते हैं। सबसे नीचे की तरफ हमको वायलेट कलर दिखता है और सबसे ऊपर की तरफ रेड कलर दिखता है। तो जब भी हम प्रिज्म के ऊपर व्हाइट लाइट इंसिडेंट करते हैं तो वो व्हाइट लाइट अपने इसके जो कंस्टिट्यूएंट कलर्स होते हैं, जिन कलर का ये कॉम्बिनेशन है, वो इन सभी कलर्स में स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि डिस्पर्सन का मतलब कि स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट बाय प्रिज्म in its constituents colors is called dispersion of light। ठीक है, तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट का मतलब यही है कि वो लाइट, जो भी लाइट आप इंसिडेंट कर रहे हैं, वो जितने भी कलर का, जितने भी वेवलेंथ का कॉम्बिनेशन है, प्रिज्म से बाहर निकलने के बाद वो सब सेपरेट हो जा रहे हैं, डिस्पर्स हो जा रहे हैं। तो डिस्पर्स का मतलब यही कि जो मिक्स यहाँ पर था वो अलग अलग हो गया। इसी फिनोमेनन को हम बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो डेविएट हुआ कलर आपको दिखता है वो वायलेट और सबसे कम रेड होता है। और वायलेट और रेड के बीच में और भी बहुत सारे कलर्स होते हैं जिसको हम विबग्योर से याद कर सकते हैं, VIBGYOR, इस सीक्वेंस से हम याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर VIBGYO और R ये कलर होते हैं। और वायलेट से रेड की ओर जब हम बढ़ते हैं तो वेवलेंथ की वैल्यू इंक्रीज होती है। यानी इन सातों में सबसे कम वेवलेंथ किसका है? वायलेट का, और सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका है? रेड का। ठीक है, और ये जो सातों कलर का पूरा कॉम्बिनेशन आपको मिलता है, एक पैटर्न जो मिलता है, इसी पैटर्न को हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। ये क्या है? स्पेक्ट्रम। तो जब भी आप कोई रेडिएशन है, कोई वेवलेंथ है, उसको आप उसके वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में एक पैटर्न बना करके उसको सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज करते हैं, उसी को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। तो ये किसका स्पेक्ट्रम आपको मिला? ये व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम आपको मिला। ठीक है, अगर यहाँ पर आप कोई स्क्रीन लगाते हैं तो उस पर आपको अलग अलग कलर का पूरा एक लेयर आपको दिखेगा। वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, रेड है। ये जो पूरा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कलरफुल एक बैंड दिख रहा है, उसी बैंड को हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो ये व्हाइट लाइट का या सनलाइट का आपको स्पेक्ट्रम यहाँ पर मिलेगा। और ये जो फेनोमेना है कि ये कंबाइंड जो कलर है, व्हाइट लाइट अपने कंस्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट हो गई, इसी को हम बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि इस डिस्पर्सन का कारण क्या था। ऐसा क्या हुआ कि ये पूरा कंबाइंड जो लाइट थी वो इस अलग अलग कलर्स में स्प्लिट हो गई। तो देखिए, आप जानते हैं, आपने पीछे ये पढ़ रखा है कि जो मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो उसके ऊपर इंसिडेंट होने वाली लाइट के वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करती है ना। आपने ये पढ़ रखा है कि म्यू की जो वैल्यू होती है वो लाइट के वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करती है, या फिर आप ऐसे देखिए म्यू इज इक्वल टू C/V, ऐसा आप जानते हैं, ये फार्मूला आपने पढ़ रखा है, म्यू इज इक्वल टू C/V। C यहाँ पर कांस्टेंट है और देखिए म्यू जो है वो V के ऊपर डिपेंड करेगा, तो जिसकी जैसी स्पीड होगी उसके लिए वैसा वेवलेंथ होगा। और ये जो स्पीड होती है, वायलेट की जो स्पीड होती है वो होती है मिनिमम, और रेड की जो स्पीड होती है वो होती है मैक्सिमम। तो अगर वायलेट की स्पीड, वायलेट कलर के लिए हम बात करें तो वायलेट कलर के लिए अगर स्पीड मिनिमम है तो वायलेट कलर के लिए जो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो मैक्सिमम होगा। रेड कलर के लिए अगर स्पीड मैक्सिमम है तो रेड कलर के लिए स्पीड मैक्सिमम होने पर रेड कलर के लिए जो इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काम करेगा वो होगा मिनिमम। तो आप कह सकते हैं कि अगर हम स्पीड के केस में ऐसा रिलेशन पाते हैं तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के केस में हमको यही मिलेगा कि वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा आएगा जबकि इसकी स्पीड कम थी, और रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? रेड के लिए कम आएगा। और इस प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, देखिए वायलेट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा काम कर रहा है, रेड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम काम कर रहा है, और बाकी जो बीच में कलर है वो उसी ऑर्डर में आपको मिलेगा।
यानी इस प्रिज्म का जो वेवलेंथ है वो इंसिडेंट होने वाली लाइट के कलर पर डिपेंड करता है। तो यहां पर जो 7 कलर का कॉम्बिनेशन इसके अंदर मिक्स था, उसमें से वायलेट कलर की स्पीड सबसे कम थी, इसी वजह से उसके लिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा काम करेगा। और रेड कलर की स्पीड सबसे ज्यादा थी, इसलिए रेड कलर के लिए इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काम करेगा वो सबसे कम काम करेगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका कम या ज्यादा अगर इसके ऊपर काम करता है तो उससे क्या डिसाइड करेंगे, आपने अभी अभी पढ़ा है कि म्यू इज इक्वल टू होता है डेल एम इक्वल टू होता है मिनिमम डेविएशन इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए, म्यू माइनस 1 इंटू ए। आप यहां से देखिए कि आपको साफ साफ पता चल रहा है कि अगर हम ए की वैल्यू, अगर प्रिज्म वही है तो ए की वैल्यू भी जो भी रहेगी वही रहेगी। तो अगर हम ए की वैल्यू को कांस्टेंट रखें तो जो डेल एम है वो म्यू के ऊपर डिपेंड करेगा, और म्यू के बढ़ने पर डेल एम बढ़ेगा। मतलब जिसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा काम कर रहा है उसके अंदर डेविएशन भी उतना ज्यादा होगा। तो आप देखिए कि वायलेट कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा अगर काम कर रहा है तो वायलेट कलर के लिए सबसे ज्यादा डेविएशन भी ये प्रोड्यूस करेगा। रेड कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम काम कर रहा है तो रेड के लिए डेविएशन भी सबसे कम होगा। तो आप यहां से इस कंक्लूजन से आप यहां पर पहुंचे हैं स्पीड के बेसिस पर, ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। तो अगर वायलेट की स्पीड सबसे कम है तो वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा। वायलेट के लिए अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा तो इसका मतलब कि वायलेट के लिए जो डेविएशन होगा वो भी सबसे ज्यादा होगा, इसीलिए वायलेट आपको सबसे नीचे मिलता है। और इसी का जस्ट वाइस वर्सा आप देख लीजिए, रेड की स्पीड सबसे ज्यादा होती है, इसलिए रेड के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काम करेगा वो सबसे कम काम करेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा तो डेविएशन भी सबसे कम होगा। तो डेविएशन सबसे कम रेड का होगा और सबसे ज्यादा वायलेट का होगा। तो यही कारण है कि अलग अलग वेवलेंथ के लिए, अलग अलग कलर के लिए इस प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो अलग अलग काम करता है, और जैसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काम करेगा उसी हिसाब से डेविएशन दिखेगा। तो इसी डेविएशन के का ये कंक्लूजन है कि आपको अलग अलग कलर का डेविएशन अलग अलग डायरेक्शन में मिलेगा तो भाई सब लोग सेपरेट तो हो ही जाएंगे, क्योंकि सबका डेविएशन सेम होता तभी तो एक डायरेक्शन में मिलते। लेकिन सबका अलग अलग डेविएशन होना है तो सब अलग अलग डायरेक्शन में अपने डेविएशन के अकॉर्डिंग चले जाएंगे, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो इसका कॉज अगर आपको लिखना है तो आप कह सकते हैं डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर डिफरेंट वेवलेंथ या डिफरेंट कलर ऑफ लाइट। अलग अलग कलर के लिए अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो इसका काम करता है वही मेन कारण है डिस्पर्सन ऑफ लाइट के लिए। तो यहाँ से आप ये बता सकते हैं कि मान लीजिए हमको वायलेट और रेड दोनों के लिए डेविएशन देखना है, तो वायलेट के लिए आप कह सकते हैं कि वायलेट के लिए अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है तो वायलेट के लिए डेविएशन भी सबसे ज़्यादा होगा और रेड के लिए सबसे कम होगा। डेल एम फॉर रेड इज मिनिमम। ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे, इस फार्मूले को, और इस कंक्लूजन को भी नोट कर लेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वायलेट और रेड न पूछ करके आपको बीच के कोई कलर पूछ लिए जाते हैं कि इसमें से कौन से कलर का किस कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा काम करेगा, किसके लिए कम काम करेगा। तो ये देखिए आप ऑर्डर देख ही रहे हैं, सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनके लिए, उसके बाद और कम और कम और कम, सबसे कम। सबसे ज़्यादा स्पीड की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा स्पीड इनकी है, इसीलिए इनका डेविएशन सबसे कम हुआ है। तो सबसे ज़्यादा स्पीड इनकी है, और कम और कम और कम, सबसे कम स्पीड। डेविएशन आप देख ही रहे हैं, सबसे ज़्यादा डेविएशन इनका हुआ है, सबसे कम डेविएशन इनका हुआ है। तो इसी बेसिस पर, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनके लिए काम किया है, सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनके लिए काम किया है। तो ये सारे कंक्लूजन आप जरूर याद रखें, क्योंकि इसी में आपसे घुमा फिरा के कुछ एक सवाल, छोटे से सवाल पूछ लिए जाते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। फिर आगे देखते हैं कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट के बाद यहाँ पर एक टर्म आता है कि एंगुलर डिस्पर्सन क्या होता है। एंगुलर डिस्पर्सन हटा दें, चलिए। एंगुलर डिस्पर्सन का सिर्फ इतना मतलब है कि जो डिस्पर्सन की फिनोमेना आपको दिख रही है कि सबसे नीचे वायलेट कलर, सबसे ऊपर रेड कलर, तो किसी भी पर्टिकुलर कलर को जब आप देखते हैं तो आप देखेंगे कि वो पर्टिकुलर कलर अपने ओरिजिनल डायरेक्शन से कितने एंगल से डेविएट हुई है। तो जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है वही एंगल ऑफ डेविएशन किसी पर्टिकुलर कलर के लिए है ना। इसके पहले जो डेविएशन आपने पढ़ा था उसमें जो लाइट थी उसमें हमने ये कंसीडर ही नहीं किया था कि उसके अंदर कितने कॉम्बिनेशन हैं। तो आप कह सकते हैं कि इसके पीछे जो हमने स्टडी किया वो मोनोक्रोमेटिक लाइट थी। मोनोक्रोमेटिक का मतलब सिर्फ एक टाइप का वेवलेंथ, या तो रेड या तो ग्रीन या तो येलो, कुछ ऐसा। तो उसमें हमने सिर्फ उसी को देखा कि ये लाइट ऐसे आएगी तो इसके बाद गिरने के बाद बाहर ऐसे निकल जाएगी।
तो किसी एक पर्टिकुलर कलर को आप देखते हैं जब, तो उसका एक इंसिडेंट होने का डायरेक्शन होता है और एक बाहर निकलने का डायरेक्शन होता है, और दोनों के बीच में जो एंगल बनता है दैट इज एंगुलर, इसको क्या बोलते हैं, इसको डेविएशन बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। तो वैसे ही आप इसी के बेसिस पर यहां पर देखिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंट तो सबका सेम होगा, क्योंकि इसी के अंदर, इसी लाइट रे में सारे कॉम्बिनेशन आपके हैं। तो ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है, किसके लिए, सारे कलर के लिए इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है। बट इमर्जेंट जो रे है उसका डायरेक्शन सबके लिए अलग है, वायलेट के लिए अलग है, इमर्जेंट रे का डायरेक्शन है, रेड के लिए अलग है, बाकी लोगों के लिए भी अलग है। तो अगर हम वायलेट को पीछे की तरफ बढ़ाएं तो ये वायलेट रे, इमर्जेंट वायलेट रे, इमर्जेंट इंसिडेंट रे के साथ जितना एंगल से डेविएट हुई है उसी एंगल को हम बोलेंगे, जैसे कि ये क्या हुआ, डेल वी, ये क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन फॉर वायलेट कलर। और रेड की अगर हम बात करें तो रेड के लिए जो एंगल है वो यहाँ पर देखिए डेल आर कह सकते हैं इसको। तो ये है कि एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड कलर। और इन दोनों के बीच का जो एंगल है, रेड और वायलेट, इन दोनों के बीच ये जो एंगल बन रहा है थीटा, उस थीटा को हम बोलेंगे एंगुलर डिस्पर्सन फॉर वायलेट एंड रेड कलर। तो किसी भी दो कलर को अगर आप सेलेक्ट करते हैं और उनके बीच एंगल ऑफ डेविएशन का जो डिफरेंस है, उसी डिफरेंस को हम बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्सन। तो एंगुलर डिस्पर्सन के बारे में अगर हम कहें डिफिनीशन, एंगुलर डिस्पर्सन, तो आप कह सकते हैं कि एंगुलर डिस्पर्सन फॉर एनी टू कलर इज द डिफरेंस बिटवीन देयर एंगल ऑफ डेविएशन। तो थीटा फॉर वायलेट एंड रेड कितना हो जाएगा, तो सबसे ज़्यादा डेविएशन वायलेट का हुआ है और उससे कम, सबसे कम हुआ है रेड का। इन दोनों के बीच का ये जो सेपरेशन है, डिफरेंस है, इसी एंगल को हम बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्सन। ठीक है। और आप चाहे तो इस एक्सप्रेशन को और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। डेल वी, आपने ये फार्मूला जो पढ़ा, डेल एम इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए, यहाँ से आप चाहे तो लिख सकते हो वायलेट के लिए क्या बन जाएगा, म्यू वी माइनस 1 इंटू ए, फिर यहाँ माइनस लगाएंगे, और डेल आर के लिए क्या लिखेंगे, म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। दोनों में से ए को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या आएगा, म्यू वी माइनस 1, और ये माइनस मल्टीप्लाई करिए, म्यू आर प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, और कुल मिला के आपको मिलेगा म्यू वी माइनस म्यू आर और इंटू में ए इज इक्वल टू कितना, थीटा। तो यहाँ से भी ये कंक्लूजन निकलता है कि जो एंगुलर डिस्पर्सन होता है वो सिर्फ मटेरियल के, प्रिज्म के मटेरियल पर डिपेंड करता है और इसकी प्रिज्म के एंगल पर डिपेंड करता है, बाकी किसी भी और फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता है। तो एंगुलर डिस्पर्सन का ये जनरल फार्मूला है, सिंप्लीफाई करेंगे इस फार्मूले के बेसिस पर तो यही मॉडिफाई होके आपको इस तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। एक और फार्मूला हम लोग देख लेते हैं। डिस्पर्सन आपने समझ लिया है कि लाइट पहुंचती है और जितने का कॉम्बिनेशन होती है सब अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। क्यों अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं, क्योंकि हर एक कलर के लिए, हर एक वेवलेंथ के लिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग काम करता है, इस वजह से सब अलग अलग डेविएट हो जाते हैं, इसी को हम डिस्पर्सन बोलते हैं। डिस्पर्सन के बाद एक टर्म आया एंगुलर डिस्पर्सन। तो कोई भी दो कलर अगर आप सेलेक्ट करते हैं, उनके बीच का ये जो एंगल ऑफ डेविएशन का जो डिफरेंस होता है उसी को हम बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्सन। तो वायलेट और रेड कलर के लिए एंगुलर डिस्पर्सन थीटा इक्वल टू डेल वी माइनस डेल आर, और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये एक्सप्रेशन मिलेगा। अब यहीं पर एक टर्म और आता है जिसको हम बोलते हैं डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर के ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं। डिस्पर्सिव पावर, तो डिस्पर्सिव पावर को हम ओमेगा से एक्सप्रेस करेंगे। और डिस्पर्सिव पावर क्या है, तो एबिलिटी ऑफ डिस्पर्सन, एबिलिटी ऑफ डिस्पर्सन, एबिलिटी ऑफ प्रिज्म फॉर डिस्पर्सन ऑफ लाइट। कोई भी प्रिज्म कितना अच्छा डिस्पर्सन कर सकती है, इस चीज की एबिलिटी बताने वाली क्वांटिटी को हम बोलते हैं डिस्पर्सिव पावर। नाम से ही क्लियर है, डिस्पर्सन करने का जो पावर है। तो ये प्रिज्म कितना अच्छा डिस्पर्सन करेगा, उस एबिलिटी को बताने वाली फिजिकल क्वांटिटी को हम बोलते हैं डिस्पर्सिव पावर, ओमेगा से एक्सप्रेस करते हैं। और इसका जो फार्मूला होता है ओमेगा के लिए, दैट इज थीटा अपॉन डेल वाई। और यहां पर थीटा क्या है, थीटा इज द एंगुलर डिस्पर्सन फॉर वायलेट एंड रेड कलर, जो कि आपने जस्ट पहले अभी पढ़ा है। तो वायलेट और रेड कलर का जो एंगुलर डिस्पर्सन है वो अगर आप यहां पर रख दें, और ये है डेविएशन फॉर येलो कलर, तो यहां पर आ जाएगा कितना, डेल वी माइनस डेल आर
और अपान में डेल वाई। तो एक तो आप डिस्पर्सिव पावर का बेसिक फार्मूला इस तरीके से याद कर सकते हैं, बट ये जो डेल होता है, डेविएशन होता है, उसके लिए आपने फार्मूला देखा म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो डेल इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। यहां से अगर आप वायलेट, रेड और येलो तीनों कलर्स के लिए इस फार्मूले को रखते हैं तो क्या मिलेगा, ओमेगा इज इक्वल टू डेल वी की जगह पर क्या आएगा, म्यू वी माइनस 1, वही हमने पीछे अभी जस्ट किया था। डेल आर की जगह पर म्यू आर माइनस 1 इंटू ए अपान डेल वाई की जगह पर म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए। यहाँ और यहाँ से ए कॉमन लेंगे और इस ए से कैंसिल हो जाएगा, ये -1 और ये माइनस माइनस प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। फाइनली जो आपको मिलेगा वो मिलेगा ओमेगा इज इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर अपान म्यू वाई माइनस 1। और ये फार्मूला ज़्यादा यूज होता है डिस्पर्सिव पावर के लिए, क्योंकि अलग अलग कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको क्वेश्चन में ज़्यादातर देता है। बाकी आप करने को तो आप किसी भी तरीके से करिए, जो भी आपको क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है उसी के अकॉर्डिंग आपको सोचना पड़ेगा। अगर सीधे सीधे आपको एंगुलर डिस्पर्सन दिया हुआ है और इसका डेविएशन दिया हुआ है तो आप ये यूज़ करिए। अगर सारे कलर का सिर्फ डेविएशन एंगल दिया हुआ है तो आप ये फार्मूला यूज करिए। अगर सारे कलर के लिए प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है म्यू वी, म्यू आर, म्यू वाई, तो आप ये फार्मूला यूज करिए। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला यही है। और इसी फार्मूले से आपको पता चलता है कि जो एंगुलर डिस्पर्सिव पावर जो ओमेगा है वो सिर्फ और सिर्फ म्यू के ऊपर डिपेंड करता है। म्यू का मतलब क्या, इस प्रिज्म के मटेरियल पर डिपेंड करता है। तो डिस्पर्सिव पावर ऑफ द प्रिज्म सिर्फ और सिर्फ प्रिज्म के मटेरियल पर डिपेंड करता है और किसी भी फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता है। ये इस फार्मूले से आपको पता चल रहा है। तो यहां से एक सवाल है आप सब लोगों के लिए कि आप कमेंट करके बताइए कि डिस्पर्सिव पावर जो है उसकी यूनिट क्या होगी और उसका डायमेंशन क्या होगा। सारे फार्मूले जितने भी हैं वो सब आपके सामने हैं, आप किसी भी फार्मूले से इस क्वेश्चन का आंसर पा सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और इसमें सिर्फ आपको एक फार्मूला जानना है स्कैटरिंग के लिए, और ये भी जानना है कि कौन कौन से इसके एग्जाम्पल्स हैं। अगर आप एग्जाम्पल्स जानते हैं तो वो एग्जाम्पल्स आपको एग्जाम में दिए जाते हैं और पूछा जाता है किस फिनोमेनन के ऊपर बेस्ड है। और ऑप्शन में ये ऑप्टिक्स में जितने भी फिनोमेनन आपने अभी तक देखे, जैसे रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, आगे और भी फिनोमेनन आप पढ़ेंगे, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, उसी में स्कैटरिंग है। तो ऐसे ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें से एक स्कैटरिंग भी होगा, तो आपको उसी को टिक कर देना है। ठीक है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब क्या है, देखिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डिस्पर्सन और स्कैटरिंग, इसको हिंदी में कहते हैं, डिस्पर्सन को, जो डिस्पर्सन आपने पीछे पढ़ा वो अलग चीज़ है, और जो स्कैटरिंग पढ़ रहे हैं वो अलग चीज़ है। स्कैटरिंग का इसको हिंदी में हम बोलते हैं प्रकीर्णन, और इसको हम बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। वर्ण मतलब समझ रहे हैं, कलर, वर्ण विक्षेपण। तो डिस्पर्सन में क्या होता है कि एक ही कलर अलग अलग कलर्स में ऐसे बट जाता है, ये होता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ठीक है, वर्ण विक्षेपण, वर्ण का मतलब कलर से रिलेटेड है, सारे कलर अलग अलग डायरेक्शन में डिस्पर्स हो जाएंगे। और स्कैटरिंग या प्रकीर्णन का मतलब होता है कि जो भी लाइट आ रही है वो लाइट, उसमें से कौन सा पार्ट कितना बिखरेगा वो अलग है, बट जो भी लाइट आ रही है वो लाइट बिखर जा रही, फैल जा रही चारों तरफ। सपोज ऐसे कोई लाइट आ रही है और वो चारों तरफ फैल जा रही, बिखर जा रही है, इसको हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब यही कि सपोज कि ये जो लाइट आती है सन से हमारे पास, तो हमारे पास जब वो अर्थ पर पहुंचती है तो उससे पहले ही यहाँ पर एटमॉस्फेयर में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, इनसे हो करके इस लाइट को पास होना होता है, गुजरना होता है। तो होता यह है कि जब लाइट इसमें से होकर गुजरती है तो इसमें जो डस्ट पार्टिकल्स हैं बहुत छोटे छोटे साइज के, वो पार्टिकल्स क्या करते हैं, इस लाइट को स्कैटर्ड कर देते हैं, फैला देते हैं। पहले इसको एब्जॉर्ब करते हैं, फिर अलग डायरेक्शन में इमिट करते हैं। तो क्या होता है कि ये जो लाइट इधर से आ रही थी वो कुछ हिस्सा इधर जाती है, कुछ इधर जा रही है, कुछ इधर जा रही है, कुछ इधर जा रही है। इस तरीके से ये लाइट जब यहाँ से ऐसे गुजरती है डस्ट पार्टिकल एटमॉस्फेयर से, तो वो स्कैटर्ड हो जाती है। स्कैटर मतलब सभी दिशाओं में बिखर जाती है। इसी को हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट या प्रकाश का प्रकीर्णन। तो जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल के धूल धुएं के कणों से होकर के गुजरता है तो वह प्रकाश सभी दिशाओं में उसकी मात्रा बिखर जाती है, फैल जाती है। इसको हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट या प्रकाश का प्रकीर्णन। और लॉर्ड रेले नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बताया, तो लॉर्ड रेले ने ये बताया कि जो लाइट ये स्कैटर होती है
उसकी इंटेंसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो लैम्डा के पावर 4 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग या इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग प्रोपोर्शनल टू 1 लैम्डा पावर 4। तो यहाँ पर जो सूरज से आने वाली वाइट लाइट है, सनलाइट है, उसमें से जिस कलर का वेवलेंथ सबसे कम होगा उसकी स्कैटरिंग, उसकी इंटेंसिटी स्कैटरिंग सबसे कम होती है। मतलब वो कलर सबसे कम बिखरेगा जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, और वो कलर सबसे ज़्यादा बिखर जाएगा, यहाँ पर प्रकीर्णित हो जाएगा, जिसका वेवलेंथ सबसे कम है। तो अभी अभी आपने देखा कि प्रिज्म से जो लाइट पास होती है, अगर हम विबग्योर के अकॉर्डिंग देखें, तो सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ है वो किसका है, लैम्डा का, तो रेड का। तो रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब कि रेड के लिए जो स्कैटरिंग की इंटेंसिटी होगी वो सबसे कम होगी, तो रेड का स्कैटरिंग सबसे कम होगा। वायलेट के लिए वेवलेंथ सबसे कम होता है, इसका वेवलेंथ सबसे कम होता है इन सातों में, तो इसका वेवलेंथ सबसे कम होने का मतलब कि स्कैटरिंग जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी, यानी कि स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होगी। तो जो अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग होता है वो वेवलेंथ लैम्डा के 1 लैम्डा पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो लैम्डा इसका सबसे कम होता है, इसलिए इसके लिए आई की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, और इसका लैम्डा सबसे ज़्यादा है, इसीलिए इसके लिए आई की वैल्यू सबसे कम होगी। तो सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग किसकी, इन सातों में वायलेट की, और सबसे कम किसकी, रेड की। ठीक है, तो अब देखिए इस स्कैटरिंग के ऊपर कौन कौन सी चीज़ें हमारे आसपास हमको देखने को मिलती हैं। यानी जब भी लाइट कहीं से भी पास होगा, किसी एटमॉस्फेयर से पास होगा, और उसमें जो पार्टिकल्स हैं, कंडीशन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कैटरिंग तभी होगा जब स्कैटरर जो हमारा होगा, स्कैटरर मतलब ये जो पार्टिकल्स हैं इनका जो साइज हो वो वेवलेंथ के कंपैरिजन में बहुत कम हो। ये एक कंडीशन भी याद रखना है आपको। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है तो फिर इसके अकॉर्डिंग स्कैटरिंग नहीं होगी, फिर कुछ और बात होगी। ठीक है, तो अगर ये जो हमारे स्कैटरर हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, बहुत ही फाइन है, बहुत ही बारीक हैं, बहुत छोटे हैं, और इतने छोटे हैं कि उनका जो साइज है वो इधर से पास होने वाली लाइट की वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में कम है, तो आपको यहाँ पर स्कैटरिंग देखने को मिलेगी। और जिसका वेवलेंथ सबसे कम उसकी स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा। तो वायलेट की स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा, रेड की स्कैटरिंग सबसे कम। बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं हमारे आसपास डेली लाइफ में। जैसे सबसे पहले आप देखिए, जो स्काई होता है, जो आसमान होता है, वो हमको ब्लूइश कलर का दिखाई देता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है, आसमान का मतलब क्या, सपोज ये हम हैं, यानी ऑब्जर्वर हैं कोई, और ये है यहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर है और इसके ऊपर आसमान है। तो जब सनलाइट, वाइट लाइट इससे होकर गुजरती है तो इस एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग इंडिगो, ब्लू, इन सब कलर का होता है, और इनका जो टोटल इफेक्ट होता है वो ब्लू इस कलर का ही दिखाई देता है। तो इन सब का स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होने की वजह से आसमान या आकाश हमको नीला दिखाई देता है। ठीक है, अब यहीं पर एक सवाल पूछा जाता है कि जो आसमान है, अगर हम उसको दो जगहों से ऑब्जर्व करें, कौन कौन से दो जगहों से, सपोज ये हमारा अर्थ है और ये मून है और ये आसमान है, अगर आप यहाँ से ऑब्जर्व करते हैं और एक बार यहाँ से ऑब्जर्व करते हैं, तो जब यहाँ से आप ऑब्जर्व करेंगे, चूंकि हमारे अर्थ के अर्थ के चारों तरफ क्या होता है, एटमॉस्फेयर पाया जाता है, तो अर्थ के चारों ओर एटमॉस्फेयर है, तो इसमें से जो लाइट से पास हो रही होगी उसका स्कैटरिंग होगा, क्योंकि स्कैटरिंग इस पार्टिकल की वजह से ही होता है, एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स हैं। तो यहाँ पर स्कैटरिंग होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर ब्लूइश कलर, ज़्यादातर ब्लूइश कलर बिखर जाता है, इंडिगो ब्लूइश। तो हमको ये आसमान कैसा दिखाई देता है, नीले कलर का दिखाई देता है। लेकिन जब हम मून की बात करें, ये अर्थ की बात हो रही थी, अर्थ, जब हम मून से देखेंगे तो मून के चारों तरफ एटमॉस्फेयर नहीं होता, ये आपको पता है। अब एटमॉस्फेयर यहाँ पर क्यों नहीं होता, ये हम पढ़ा चुके हैं मैकेनिक्स वाले यूनिट में। तो आप लोग अपने कमेंट करके बताइए कि मून पर एटमॉस्फेयर नहीं होता है, इसका कारण क्या है। ठीक है, ये एक सवाल है आपके लिए। तो मून से अगर हम देखें तो यहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं होता है, तो एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो स्कैटरिंग भी नहीं होगी, स्कैटरिंग नहीं होगी तो कोई भी ऐसी लाइट नहीं होगी जो यहाँ पर स्कैटर्ड होती हुई आपको दिखाई देगी। तो ये आपको कैसा दिखता है, ब्लैक दिखता है। तो ध्यान दीजिएगा कि आसमान का रंग काला भी दिखता है और नीला भी दिखता है। तो नीला अर्थ से दिखता है स्कैटरिंग की वजह से, और मून से वही आसमान आपको ब्लैक दिखता है क्योंकि वहाँ स्कैटरिंग वगैरह नहीं हो पाती है, कोई भी लाइट उधर से हमारी तरफ यहाँ पर नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे।
तो फिलहाल अर्थ से जो स्काई है वो ब्लूइश दिखाई देता है, उसका कारण है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। दूसरी बात कि जो सन राइज होता है और सनसेट होता है वो हमको रेडिश दिखाई देता है। इसका कारण क्या है? इसका भी कारण है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या होता है कि सुबह और शाम के टाइम ये होरिजन होता है और यहाँ पर मान लीजिए सन है, यहाँ पर सन है, तो सुबह और शाम के टाइम जो सन होता है वो होरिजन के आसपास होता है, जिसकी वजह से उससे जो लाइट हमारे पास आती है उसका मैक्सिमम जो उसको रास्ता ट्रैवल करना होता है वो एटमॉस्फेयर से होकर जाता है। जबकि दोपहर के टाइम जब सन इधर होता है तो इसको देखिए, एटमॉस्फेयर तो हमारे अर्थ के चारों ओर बहुत कम रीजन में है ना, ऐसे स्फीरिकल सरफेस में, तो राइट जब सुबह और शाम के टाइम में ज़्यादातर जो इसको ट्रैवल करना होता है वो एटमॉस्फेयर के थ्रू ट्रैवल करना होता है। दोपहर के टाइम कंडीशन कुछ ऐसी बनती है कि इसको बहुत कम डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है इस एटमॉस्फेयर में से, तो इस वजह से दोपहर में स्कैटरिंग नहीं हो पाती या बहुत कम होती है, जबकि सुबह और शाम स्कैटरिंग बहुत ज़्यादा होती है। और स्कैटरिंग बहुत ज़्यादा होने से क्या होता है, लगभग सारे कलर्स रास्ते में, यहाँ से जो लाइट आ रही है और यहाँ से जो लाइट आ रही है अर्थ पर, लगभग सारे कलर रास्ते में स्कैटर्ड हो जाते हैं एटमॉस्फेयर में, और सबसे कम स्कैटरिंग होती है रेड की। तो आप कह सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रेड वेवलेंथ पहुंच पाती है, जिसकी वजह से हमको रेडिश दिखाई देता है, लाल कलर का दिखाई देता है। ठीक है, और दोपहर में क्या होता है, लगभग सारे वेवलेंथ हमारे पास आ पाते हैं, स्कैटरिंग नहीं के बराबर होता है, इसी वजह से वो हमको वाइट दिखाई देता है। ठीक है, तीसरा जो चीज़ है वो है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो डेंजर के सिग्नल होते हैं, खतरों के जो निशान होते हैं, वो भी रेड कलर के बनाए जाते हैं, क्योंकि आपने देख लिया कि रेड का स्कैटरिंग सबसे कम होता है। तो अगर लाल कलर का सिग्नल होगा तो वो बहुत दूर से ही आपको दिखाई देगा, चाहे रास्ते में कितना भी फॉग हो और कितना भी मॉइस्ट हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। उन सबको छेद कर पेनेट्रेट करते हुए रेड कलर बहुत दूर तक ट्रेवल कर सकती है बिना स्कैटरिंग के। तो इस वजह से जो डेंजर के सिग्नल वगैरह होते हैं वो रेड कलर के बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे आसपास जो स्कैटरिंग की वजह से देखने को मिलते हैं। नेचर में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना होती है जिसकी वजह से हमको कई बार रेनबो देखने को मिलता है। तो वो रेनबो किस किस फिनोमेनन का कम्बिनेशन है, रेनबो फॉर्मेशन का मेन कॉज क्या है, तो ध्यान रखिएगा, सिर्फ डिस्पर्सन नहीं, तो इसमें तीनों का कम्बिनेशन है, रिफ्लेक्शन मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्सन। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से बनता है रेनबो। ठीक है, तो जब भी कभी वाटर के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, छोटे छोटे ड्रॉप्स होते हैं, बारिश वगैरह के मौसम में आपने देखा होगा, तो उसके ऊपर जब लाइट इंसिडेंट होती है तो आपको रेनबो दिखाई देता है। तो वो कब दिखाई देता है, तो जब ये सारे कॉम्बिनेशन इस तरीके से काम करते हैं कि ये सारा प्रोसेस एक साथ हो पाए, तब आपको रेनबो दिखाई देता है। तो मान लीजिए कि ये सनलाइट है जो आ रही है और ये वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, तो इस पॉइंट पर लाइट इंसिडेंट होती है, और इस पॉइंट पर लाइट इंसिडेंट होने के बाद पहली बात तो वो अलग अलग कलर में मतलब सेपरेट हो गई, दैट मीन्स डिस्पर्सन हुआ। और दूसरी बात, आप इसको डिस्पर्सन की बजाय इस तरीके से भी बोल सकते हैं, यहाँ पर एक बार क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ। यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर हुआ है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी ये जो लाइट डेंसर टू रेयर की तरफ जा रही थी वो डेंसर टू रेयर नहीं गई बल्कि बेंड हो गई, उसी मीडियम में रिटर्न हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर हुआ है रिफ्रैक्शन प्लस डिस्पर्सन। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ है, इंटरनल रिफ्लेक्शन, या इसको TIR कह लीजिए आप, चलिए रिफ्लेक्शन लिख लीजिए, ये है रिफ्लेक्शन। और यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर फिर से हुआ है रिफ्रैक्शन। तो आप देखिए कि दो बार रिफ्रैक्शन, यहाँ भी रिफ्रैक्शन हुआ है, यहाँ भी रिफ्रैक्शन हुआ है, और यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है। तो इस तीनों का कॉम्बिनेशन है आपका ये रेनबो। और ये जो रेनबो बनता है, इस तरह के रेनबो को हम बोलते हैं प्राइमरी रेनबो। दो तरह के रेनबो होते हैं, एक प्राइमरी होता है और एक ये होता है आपका सेकेंडरी रेनबो। बस आप सीक्वेंस याद रखिए कि किस रेनबो में कितनी बार कौन सा प्रोसेस होता है। तो आप कह सकते हैं इसमें प्राइमरी रेनबो में दो बार रिफ्रैक्शन और एक बार रिफ्लेक्शन हुआ है। ठीक है, और डिस्पर्सन तो होगा नहीं, तो फिर आपको कलर अलग अलग दिखाई नहीं देंगे, तो डिस्पर्सन तो यही हो गया था। यहाँ पर इसमें क्या हो रहा है, इसमें आप देखिए इस पॉइंट पर हुआ है रिफ्रैक्शन,
यहाँ हुआ है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यहाँ भी हुआ है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर हुआ है रिफ्रैक्शन। तो इसमें आप कह सकते हैं 2 बार रिफ्रैक्शन और 2 बार इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो में ये चीज़ आप याद रखेंगे। और दूसरी बात कि प्राइमरी रेनबो में जो सबसे अंदर का आपको आर्क दिखाई देता है वो वायलेट होता है, और उसके ऊपर ऐसे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे तो फाइनली आपको क्या दिखेगा, रेड दिखेगा। मतलब वायलेट टू रेड का जो सीक्वेंस होता है वो आपको प्राइमरी रेनबो में दिखाई देता है। लेकिन जब सेकेंडरी रेनबो बनता है तो ये सीक्वेंस जस्ट उल्टा हो जाता है, अंदर वाला आर्क रेड कलर का होता है और सबसे जो बाहर वाला आर्क आपको दिखाई देता है वो वायलेट कलर का होता है। ठीक है, तो यही चीज़ आपको ध्यान रखना है कि प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो में क्या डिफरेंस है। तो फेनोमेनन में यहाँ पर रिफ्लेक्शन एक बार ज़्यादा होता है, और यहाँ वायलेट टू रेड का सीक्वेंस है और यहाँ रेड टू वायलेट का सीक्वेंस है। आपसे पूछा जाता है कि सबसे छोटा आर्क जो होता है, सबसे अंदर का आर्क किस कलर का होता है, तो प्राइमरी रेनबो में वायलेट और सेकेंडरी में रेड। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखना है, कभी भी आपको जो रेनबो दिखाई देता है वो जिस भी डायरेक्शन में सन होगा उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में दिखाई देगा। जैसे अगर इस डायरेक्शन में सन है तो आपको रेनबो इस डायरेक्शन में कभी नहीं दिखाई देगा, आपको उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में दिखाई देगा। जैसे यहाँ पर देखिए ये लाइट आ रही है ना, तो इसका मतलब ये है सन। तो आप जब इसी डायरेक्शन में यहाँ से खड़े होकर इधर देखेंगे तो आपको कोई रेनबो नहीं दिखेगा। आप इधर खड़े होकर जब इधर देख रहे होंगे तब आपको रेनबो दिखाई देगा, इधर की तरफ। इसमें भी यहाँ पर देखिए ये सन है यानी सोर्स है, तो आपको जो रेनबो होगा अगर आप यहाँ से खड़े होकर सन के डायरेक्शन में देखेंगे तो नहीं दिखाई देगा, बल्कि यहाँ से खड़े होकर उसके जस्ट अपोजिट, ये सन है ना, तो आप इधर देखिए अपोजिट डायरेक्शन में, तब आपको रेनबो दिखाई देगा। ठीक है, तो रेनबो हमेशा सन के या सोर्स के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में दिखता है। प्राइमरी रेनबो में सबसे अंदर वायलेट, सबसे बाहर रेड, और सेकेंडरी में जस्ट उल्टा होता है। किसका कॉम्बिनेशन है, तो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्सन, इन सब का ये कॉम्बिनेशन होता है फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। ठीक है, तो चलिए तो लास्ट टॉपिक देख लेते हैं कि अबेरेशन क्या होता है। तो अबेरेशन का मतलब होता है कि जब भी हमारे पास जो लेंस है या मिरर है उससे हमारे ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा है वो अस्पष्ट बन रहा है या ब्लर बन रहा है। तो जब भी लेंस या मिरर की हेल्प से ऑब्जेक्ट का इमेज क्लियर ना बन पाए तो इस समस्या को हम बोलते हैं अबेरेशन। कई टाइप के अबेरेशन होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम यहाँ पर 2 तरह के अबेरेशन की बात करेंगे। एक है क्रोमैटिक अबेरेशन और दूसरा है स्फीरिकल अबेरेशन। तो क्रोमैटिक अबेरेशन का जैसा कि नाम से क्लियर है, क्रोमैटिक अबेरेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं वर्ण विपथन, यानी कि इमेज के अस्पष्ट बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, कलर या वेवलेंथ या वर्ण। तो मान लीजिए कि आपके पास ये कॉन्वेक्स लेंस है और इसके ऊपर आपने व्हाइट लाइट इंसिडेंट किया, तो आप जानते हैं कि व्हाइट लाइट के अंदर 7 कलर का कॉम्बिनेशन होता है। तो इस व्हाइट लाइट में जो 7 कलर का कॉम्बिनेशन है उसमें से अलग अलग जो कलर होते हैं वो ऑब्जेक्ट का इमेज अलग अलग पोजीशन पर बनाते हैं। और ऐसा क्यों होता है, तो आप देखिए पीछे आपने पढ़ लिया है ये फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। तो इस फार्मूले से आपको पता चल रहा है कि अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस कलर के लिए काम करेगा, यानी अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए फोकल लेंथ अलग अलग होता है। और पीछे आपने प्रिज्म में देखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट कलर के लिए सबसे ज़्यादा होता है और रेड कलर के लिए सबसे कम होता है। सेम प्रिज्म का, सेम लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग कलर के लिए अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। तो इसी लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वायलेट के लिए सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिखाएगा और रेड के लिए सबसे कम। और वायलेट के लिए अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होगा तो वायलेट के लिए फोकल लेंथ सबसे कम होगा, और रेड के लिए फोकल लेंथ सबसे ज़्यादा होगा। यानी आप कह सकते हैं कि वायलेट के लिए फोकल लेंथ सबसे कम और रेड के लिए फोकल लेंथ सबसे ज़्यादा। तो पैरेलल लाइट आप जानते हैं कि कन्वर्ज होने के बाद फोकस से ही पास होती है, तो वायलेट कलर के लिए फोकल लेंथ सबसे कम है, मतलब वायलेट कलर सबसे पहले फोकस हो जाएगी इस पॉइंट पर, और रेड कलर के लिए फोकल लेंथ सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब कि रेड कलर सबसे दूर जाकर यहाँ पर इस पॉइंट पर फोकस हो जाएगी। और जो बाकी कलर्स होंगे वो कहाँ होंगे, तो अगर ये वायलेट है और ये रेड है तो बाकी कलर इसके बीच में विग्योर के अकॉर्डिंग आपको दिखाई देंगे। यानी आप देखिए कि आपने सिंपल सा व्हाइट लाइट इंसिडेंट किया, लेकिन उस व्हाइट लाइट के जो अलग अलग वेवलेंथ है, अलग अलग कलर्स हैं, वो सभी कलर्स अलग अलग जगहों पर जाकर के एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और जहां इंटरसेक्ट करते हैं वहीं पर तो इमेज बनता है।
तो जो भी आपने ऑब्जेक्ट यहाँ पर सामने रखा था उस ऑब्जेक्ट से पास होने वाली व्हाइट लाइट, यहाँ पर आप देखिए वायलेट कलर उस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ बना रही है, रेड यहाँ बना रही है, बाकी लोग इधर बना रहे हैं। यानी इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा है वो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच में पूरा बिखरा हुआ फैला हुआ इमेज बन रहा है। तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इमेज बनता तब तो क्लियर दिखाई देता। यानी इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज यहाँ बन रहा है वो फैला हुआ इमेज बन रहा है। इसका मतलब कि इमेज क्या है, ब्लर है। दैट मीन्स यही प्रॉब्लम क्या होगा, अबेरेशन। और किसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई है, ये सिर्फ इस वजह से प्रॉब्लम आई है क्योंकि इसके अंदर कई वेवलेंथ की लाइट मिक्स थी। अगर ये सिर्फ येलो या सिर्फ रेड या सिर्फ वायलेट होती, सिर्फ वायलेट होती तो सिर्फ यहीं पर इमेज बनता, सिर्फ रेड होता तो सिर्फ यहीं पर इमेज बनता। बट ये 7 कलर का कॉम्बिनेशन होने की वजह से क्या हो रहा है कि हर एक कलर का जो इमेज है, इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज है हर एक कलर से वो अलग अलग जगहों पर बन रहा है इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो अलग अलग जगहों पर इमेज बन रहा है, इसका मतलब कि ये अबेरेशन है और कलर की वजह से आया, इसीलिए इसका नाम है क्रोमैटिक अबेरेशन। ठीक है, तो क्रोमैटिक अबेरेशन भी 2 टाइप के होते हैं। एक तो जब इमेज यहीं पर प्रिंसिपल एक्सिस पर ही अलग अलग पोजीशन पर बनता है, फैला हुआ इमेज बनता है, इस तरह के अबेरेशन को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल क्रोमैटिक अबेरेशन। क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल क्रोमैटिक अबेरेशन। और इसमें जो लॉन्गिट्यूडनल अबेरेशन होता है वो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का सेपरेशन जो है उसी को हम लॉन्गिट्यूडनल अबेरेशन बोलते हैं। ठीक है, इस पूरी फिनोमेना को क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल क्रोमैटिक अबेरेशन। बस वो फाइंड आउट कैसे करेंगे लॉन्गिट्यूडनल क्रोमैटिक अबेरेशन, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो सेपरेशन है, तो आप देखिए यहां से लेकर यहां तक ये रेड का फोकल लेंथ है और यहां से यहां तक वायलेट का फोकल लेंथ है। दोनों के बीच का सेपरेशन कितना होगा, तो रेड का फोकल लेंथ माइनस वायलेट का FR माइनस FV, और ये इक्वल टू होता है ओमेगा इंटू FY के। तो आप ये फार्मूला जरूर याद रखेंगे, जहां पर ओमेगा क्या है, इस लेंस का डिस्पर्सिव पावर, और बाकी आप समझ रहे हैं कि ये वायलेट का फोकल लेंथ है, रेड कलर के लिए फोकल लेंथ है, येलो कलर के लिए फोकल लेंथ है। ठीक है, अब देखिए इसमें लैटरल क्रोमैटिक अबेरेशन क्या होता है। तो अगर मान लीजिए कि हमारे पास जो लेंस है उसके सामने ये हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, तो इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा है वो एक इमेज यहाँ पर आप बन रहा है ना, वायलेट कलर की वजह से इमेज यहाँ पर बन रहा है छोटा सा, जबकि रेड कलर की वजह, क्योंकि देखिए ये क्या करेगा, वायलेट कलर को सबसे ज़्यादा ऐसे कन्वर्ज करेगा ना, क्योंकि उसके लिए फोकल लेंथ सबसे कम होता है। तो पैरेलल लाइट जा रही थी तो एकदम एग्जैक्टली फोकस पर ही चली गई, बट ये पैरेलल तो नहीं है, लेकिन फिर भी कन्वर्ज किसको सबसे ज़्यादा करेगी, सबसे ज़्यादा डेविएशन किसके अंदर आएगा, जिसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे क्या होगा, ज़्यादा। पीछे आपने प्रिज्म में देखा कि डेल इज इक्वल टू डेविएशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो वायलेट कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है, तो वायलेट सबसे ज़्यादा डेविएट होगा, सबसे ज़्यादा कन्वर्ज होगा। तो ये जो लाइट यहाँ से पास होती है वो यहाँ पर कन्वर्ज हो रही है वायलेट कलर के लिए, और रेड कलर के लिए यहाँ पर कन्वर्ज हो रही है। तो आप देखिए कि ऑब्जेक्ट यही है, लेकिन इमेज वायलेट कलर की वजह से ये बन रहा है और रेड कलर की वजह से ये बन रहा है, और बाकी कलर की वजह से इसी के बीच में साइज लगातार बढ़ता जाएगा। तो वायलेट कलर से जो इमेज बन रहा है और रेड कलर से जो इमेज बन रहा है उनकी साइज का जो डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं लैटरल क्रोमैटिक अबेरेशन। ठीक है, तो एक्सिस पर अलग अलग पोजीशन पर इमेज बने, ऐसे क्रोमैटिक अबेरेशन को हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल क्रोमैटिक अबेरेशन। इसके लिए फार्मूला याद रखना है। और अगर अलग अलग साइज का इमेज बने प्रिंसिपल एक्सिस पर तो इसको हम बोलते हैं लैटरल क्रोमैटिक अबेरेशन। आपको ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इसी पर पूछे जाते हैं, इसीलिए इसी से रिलेटेड ये फार्मूला है और आगे की जो थियरी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो फार्मूला है वो आप ध्यान रखिएगा, ये लॉन्गिट्यूडनल क्रोमैटिक अबेरेशन के लिए यूज होता है। बाकी ये जो समस्या आप यहाँ पर या फिर यहाँ पर देख रहे हैं, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल या लैटरल क्रोमैटिक अबेरेशन, इस समस्या को दूर किया जा सकता है, लेकिन इस समस्या को दूर करने के लिए आपको 2 लेंसेज का कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा। तो 2 लेंस का अगर आप कॉम्बिनेशन इस तरीके से आप लेते हैं कि उस कॉम्बिनेशन को यूज करने के बाद ये क्रोमैटिक अबेरेशन की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। हर एक कलर की वजह से इमेज एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पर एक ही पर्टिकुलर साइज का बनता है, तो उस लेंस के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं एक्रोमैटिक लेंस, है ना। ये क्रोमैटिक अबेरेशन था तो अक्रोमैटिक लेंस उसको बोलते हैं। और ये समस्या जब दूर हो जाती है तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं, यानी जो प्रॉपर्टी है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस जो प्रॉपर्टी शो करता है उसको हम बोलते हैं एक्रोमैटिज्म, अक्रोमैटिज्म। ठीक है, अक्रोमैटिक लेंस। तो ध्यान रहे इसको हिंदी में बोलते हैं अवर्णक लेंस और इसको बोलते हैं अवर्णकता।
तो ये जो वर्ण विपथन है यानी क्रोमेटिक अबेरेशन है, इस समस्या को दूर करने के लिए जो दो लेंसेज का कॉम्बिनेशन होता है उसको अवर्णक लेंस या अक्रोमेटिक लेंस बोलते हैं। और इसकी जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम अक्रोमेटिज्म, कौन सी प्रॉपर्टी, इस समस्या को दूर करने वाली जो प्रॉपर्टी है उसको हम अक्रोमेटिज्म या फिर अवर्णकता बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने लिख दिया टू रिमूव द क्रोमेटिक अबेरेशन इज कॉल्ड अक्रोमेटिज्म एंड कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज इज कॉल्ड अक्रोमेटिक लेंस। और कौन सी कंडीशन को वो फॉलो कर रहा होगा, दोनों जो लेंसेज का कॉम्बिनेशन है वो कौन सी कंडीशन को फॉलो कर रहा होगा कि ये समस्या दूर हो जाएगी। तो यानी अक्रोमेटिज्म की एक कंडीशन होती है, इस क्रोमेटिक अबेरेशन को दूर करने की जो कंडीशन है वो यही है ω1/f1 + ω2/f2 = 0। जो दोनों लेंस आप यूज करेंगे उनका डिस्पर्सिव पावर और उनके फोकल लेंथ, जो फोकल लेंथ हैं उनका रेशियो इस टाइप का होना चाहिए कि ω1/f1 + ω2/f2, मतलब पहले लेंस के लिए ये है और दूसरे लेंस के लिए ये है, और इन दोनों का समेशन कितना होना चाहिए, 0। इसको बोलते हैं हम अक्रोमेटिज्म कंडीशन, मतलब इस समस्या को दूर करने का कंडीशन ये है। ठीक है, और ये तब यूज करेंगे जब दोनों लेंस एकदम एक दूसरे से चिपके हों, इस तरीके से हों, तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे। लेकिन मान लीजिए दोनों लेंस के बीच का थोड़ा सेपरेशन हो, d हो इनके बीच का सेपरेशन, तो आपके पास एक जनरल फार्मूला है d = ω1f2 + ω2f1/ω1 + ω2। और मान लीजिए आपके जो दोनों लेंस हैं वो सेम मटेरियल के बने हुए हैं, सेम मटेरियल के बने हुए, दैट मीन्स इनका जो डिस्पर्सिव पावर है वो सेम है। तो डिस्पर्सिव पावर अगर सेम हो जाएगा तो यही फार्मूला मॉडिफाई होके बन जाएगा f1 + f2/2। तो ये कब आया है फार्मूला, इसी का सिंप्लीफाई किया गया है जब ω1 = ω2, ω1 = ω2 का मतलब दोनों लेंसेज का मटेरियल सेम है। ठीक है, और सेपरेशन के केस में हम ये कंडीशन की बात कर रहे हैं, अगर सेपरेशन नहीं है इन दोनों के बीच का, सेपरेशन नहीं है, दोनों एक दूसरे से चिपके हुए हैं, तो यही कंडीशन इनफ है, पर्याप्त है। दूसरा इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि जो दोनों लेंस होने चाहिए वो उसमें से एक कॉन्वेक्स होना चाहिए और एक कॉन्केव होना चाहिए, दोनों कॉन्वेक्स नहीं चाहिए। तो एक कॉन्वेक्स लेंस लेंगे और एक कॉन्केव लेंस लेंगे, उनका कॉम्बिनेशन बनाएंगे, और वो अगर इस समस्या को दूर कर देते हैं तो इस कॉम्बिनेशन को हम अक्रोमेटिक लेंस बोलेंगे और इस कंडीशन को हम अक्रोमेटिज्म बोलेंगे। तीसरी चीज़ ये है कि जो आप लेंस लेंगे वो दोनों अलग अलग मटेरियल के होने चाहिए, अलग अलग मटेरियल के होना चाहिए। इसका मतलब कि अलग अलग मटेरियल का अगर आप दोनों लेंस ले रहे हैं तो फिर आपको इस वाले कंडीशन को डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हमने तब डिस्कस किया है जब दोनों के बीच कोई सेपरेशन हो, और दोनों के बीच कोई सेपरेशन होगा तो वो दोनों सेम मटेरियल के भी हो सकते हैं। लेकिन अगर दोनों एक दूसरे से ऐसे चिपके हुए हैं, एक दूसरे के नज़दीक हैं, तो ऐसे में आपको अलग अलग मटेरियल का लेना पड़ेगा। तो ये भी आपको कंडीशन ध्यान रखना है। तो ये दो कंडीशन आपको याद रखना है कि अक्रोमेटिज्म की जो कंडीशन होती है उसका जनरल फार्मूला ये है, और इसके अलावा एक कॉन्वेक्स होना चाहिए, एक कॉन्केव होना चाहिए, और डिफरेंट मटेरियल के होने चाहिए दोनों। ठीक है, तो इतना आप नोट कर लें, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछा जाता है, इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है। ये तो आपका रहा क्रोमेटिक अबेरेशन। अब बिल्कुल इसी तरीके से हम पढ़ लेते हैं स्फीरिकल अबेरेशन। चलिए, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि स्फीरिकल अबेरेशन क्या होता है, जिसको हम हिंदी में गोलीय विपथन कहते हैं। तो जो भी हमारे पास लेंस या मिरर होता है उसके स्फीरिकल सरफेस के कर्वनेस की वजह से जब इमेज अस्पष्ट या ब्लर दिखाई देता है तो इस प्रॉब्लम को हम स्फीरिकल अबेरेशन बोलते हैं। ठीक है, सपोज हमारे पास एक लेंस है, अभी हम मिरर की भी बात करेंगे। हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है और इसके ऊपर कुछ ऐसे पैरेलल रेज आ रही हैं। तो जो पैरेलल रेज आती हैं उसमें से प्रिंसिपल एक्सिस के आसपास की जो पैरेलल रेज होती हैं उसको हम बोलते हैं पैराक्सियल रेज, और जो इससे दूर वाली रेज होती हैं इसको हम बोलते हैं मार्जिनल रेज। ठीक है, तो आप देखिए कि इस जो लेंस होता है इसका ये बीच वाला जो भाग है इसकी कर्वनेस सबसे कम है, यानी इसका कर्वेचर बहुत कम है, घुमावदार यहाँ पर ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर अगर कर्वेचर कम है तो आप पीछे पढ़ चुके हैं कि कर्वेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो बीच वाले भाग में कर्वेचर कम होने से रेडियस ऑफ कर्वेचर वहाँ पर ज़्यादा होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर इसके लिए ज़्यादा होगा तो इस सरफेस के लिए फोकस भी ज़्यादा होगा, फोकल लेंथ भी ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से पैराक्सियल रेज सबसे ज़्यादा पॉइंट पर, सबसे ज़्यादा दूर किसी फोकस पॉइंट पर जाकर इस ऑब्जेक्ट का इमेज बना रही है, जबकि मार्जिनल रेज उससे पहले ही किसी पॉइंट पर कन्वर्ज हो जा रही है और यहीं पर इमेज बना रही है। क्यों? क्योंकि मार्जिनल रेज जहाँ पर पड़ती हैं वो सरफेस बहुत ज़्यादा कर्व है
और कर्वेचर ज़्यादा होने की वजह से फोकल लेंथ कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये छोटे फोकस पर ही यहीं पर फोकस हो जाता है और यहीं पर इमेज बन जाता है। तो एक ही ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है और इसके बीच में पूरा फैला हुआ इमेज बन रहा है। इसलिए हम इस चीज़ को, इस समस्या को बोलते हैं स्फीरिकल अबेरेशन। ठीक है, तो स्फीरिकल अबेरेशन को दूर करने के कुछ उपाय हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। जैसे सबसे पहला उपाय यही है कि बाई स्टॉपिंग, आप चाहे मार्जिनल को रोक लीजिए, चाहे आप पैरेक्सियल रेज को रोक लीजिए, सिर्फ एक टाइप की रेज जाएंगी तो जो इमेज यहाँ पर या फिर यहाँ पर बनेगा वो ब्राइट होगा, दूसरा वाला इमेज आपको बहुत ही डिम दिखेगा या नहीं दिखेगा क्योंकि आपने उसको रोक दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टॉपेज लगा दें, अगर सपोज कोई भी स्टॉपेज लगा दें और ओपेक मीडियम का, तो वो इस लाइट को रोक देगा और इसकी वजह से इमेज बनेगा, स्पष्ट बनेगा। दूसरा तरीका होता है, देखिए जो स्फीरिकल अबेरेशन होता है वो फोकल लेंथ के अब तीसरे घात के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इससे पता चल रहा है कि अगर हम इस लेंथ की फोकल लेंथ डिक्रीज कर दें तो फोकल लेंथ डिक्रीज करने से भी स्फीरिकल अबेरेशन कम हो जाएगा, इस समस्या को मिनिमाइज किया जा सकता है। नेक्स्ट कंडीशन है कि प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाए। अगर हम दो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का कॉम्बिनेशन यूज करें तो उस कॉम्बिनेशन से भी स्फीरिकल अबेरेशन को दूर किया जा सकता है। बट जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हम यूज करेंगे उनके बीच का सेपरेशन कितना होना चाहिए, f1 माइनस f2 के इक्वल। तो अगर दो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस यूज करें और उनके बीच का सेपरेशन f1 माइनस f2 के इक्वल हो तो स्फीरिकल अबेरेशन मिनिमम होता है। अच्छा, पीछे आपने जो क्रोमेटिक अबेरेशन देखा उसमें क्या था, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की बजाय क्या यूज करना था, एक कॉन्वेक्स और एक कॉन्केव, है ना, एक कॉन्वेक्स और एक कॉन्केव लेंस का कॉम्बिनेशन यूज करेंगे तो क्रोमेटिक अबेरेशन मिनिमाइज हो जाएगा या एकदम कम हो जाएगा। और उनके बीच का जो सेपरेशन d आया था वो हमने एक केस उसमें देखा था, वो क्या था, d इक्वल टू f1 प्लस f2 अपॉन 2। तो ये आपको डिफरेंशिएट करके रखना है कि d इक्वल टू f1 प्लस f2 अपॉन 2, ये केस किस में था, ये क्रोमेटिक अबेरेशन को मिनिमाइज करने का केस था। और इसके केस में एक लेंस कैसा होगा, कॉन्वेक्स, और दूसरा कैसा होगा, कॉन्केव। जबकि यहाँ पर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस यूज करना है, दोनों प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस यूज करने हैं और उनके बीच का सेपरेशन f1 माइनस f2 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा आपका क्रोमेटिक और स्फीरिकल अबेरेशन। अब एक चीज सिर्फ और आपको यहां पर बता दें, उसके बाद इस लेक्चर को ओवर करते हैं। काफी लंबा चौड़ा लेक्चर हो गया है ये आज का, और कल की क्लास में हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, जितना भी आज फार्मूला हमने डिस्कस किया इन सब के ऊपर न्यूमेरिकल कल की क्लास में करेंगे। तो एक चीज यहां पर आता है कि जो पैराबोलिक मिरर होते हैं, पैराबोलाइडल भी बोलते हैं, पैराबोलिक मिरर, तो पैराबोलिक मिरर का हम लोग यूज करते हैं रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, पैराबोलिक मिरर क्यों यूज किया जाता है, स्फीरिकल मिरर क्यों नहीं यूज किया जाता है? तो ध्यान रखिए कि ये जो आपका स्फीरिकल मिरर होता है इसमें भी ये प्रॉब्लम आती है कि जो लाइट रे ऐसे इंसिडेंट होती हैं वो लाइट रेज अलग अलग पॉइंट पर फोकस होती है, यानी अलग अलग पॉइंट पर इसका इमेज बनता है। ठीक है, तो ये देखिए सबसे ज़्यादा कर्व वाला भाग है तो इसकी वजह से ये यहाँ पर इमेज बनेगा, यहाँ पर थोड़ा कर्वनेस कम है तो इसकी वजह से जो ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर मिलेंगी। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पर इमेज बनेगा और बाहर वाली जो रेज है उसकी वजह से यहाँ पर इमेज बनेगा, यानी इमेज इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में फैला हुआ बनेगा। तो जब हम स्फीरिकल मिरर यूज करते हैं तो स्फीरिकल मिरर में ये वाली प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम किसकी वजह से आई है, इसके कर्वनेस की वजह से। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, स्फीरिकल अबेरेशन। तो आपको ध्यान रखना है कि मिरर हो चाहे लेंस हो, स्फीरिकल अबेरेशन दोनों में पाया जा सकता है। और इसी स्फीरिकल अबेरेशन को दूर करने के लिए हम इस तरह का मिरर यूज करते हैं, और इस तरह के मिरर की खास बात यह है कि हर एक पॉइंट पर पड़ने वाली जो रेज हैं वो फाइनली फोकस होती हैं किसी एक ही पॉइंट पर। तो एक ही पॉइंट पर जब फोकस हो जाएंगी तो ये वाली समस्या तो दूर हो गई, अबेरेशन वाली। तो ध्यान रखिएगा स्फीरिकल मिरर की बजाय हम पैराबोलिक मिरर कई जगहों पर यूज करते हैं। एग्जाम्पल है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में हम स्फीरिकल मिरर की बजाय पैराबोलिक मिरर यूज करते हैं स्फीरिकल अबेरेशन को मिनिमाइज करने के लिए। एक सवाल आपके लिए यहाँ पर हम छोड़ रहे हैं कि जो स्फीरिकल अबेरेशन है वो मिरर में भी होता है, वो लेंस में भी होता है, बट क्या क्रोमेटिक अबेरेशन भी दोनों में होता है? तो क्रोमेटिक अबेरेशन लेंस के लिए तो हमने आपको बताया, बट आपको ये बताना है कि क्रोमेटिक अबेरेशन मिरर में होता है कि नहीं होता है। अगर होता है
तो भी आपको बताना है, और अगर नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है ये भी आपको बताना है। ठीक है, तो इसका कारण भी आपको साथ में बताना है कि मिरर के अंदर क्रोमेटिक एबेरेशन होता है या नहीं होता है, क्यों होता है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही, और जितना भी टॉपिक आज हमने बताया है सब थियोरेटिकल है। बहुत सारे ऐसे इसमें से क्वेश्चन बनते हैं जिसमें फार्मूला यूज करने की ज़रूरत नहीं होती, जैसे डिस्पर्सन की डिफिनीशन, रेनबो में कलर का जो सीक्वेंस है, इसके अलावा आपने और देखा जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है उसके एग्जांपल्स, ये सब सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये क्रोमेटिक और ये स्फीरिकल एबेरेशन को दूर करने के लिए यूज किए जाने वाले लेंसेज का कॉम्बिनेशन, कि कौन सा लेंस होना चाहिए, किस नेचर का होना चाहिए, इस तरह के भी ढेरों सवाल पूछे जा चुके हैं। ठीक है, और कुछ एक जो फार्मूले हमने शुरुआत में देखे, जैसे न्यूटन्स फार्मूला, यूवी मेथड का फार्मूला और एक्रोमेटिज्म की कंडीशन, तो इन सब के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल हम कल की क्लास में करेंगे।